हेलो एंड वेलकम टू जीनियस आईएएस। हमारी 5 मिनट्स नॉलेज सीरीज में आपका फिर से स्वागत है, जहां पर इस सीरीज में हम ये वाला पार्ट जो कर रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जानने के लिए कर रहे हैं। तो नो आवर कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज, उसमें हम काफी लेक्चर्स हम पहले कर चुके हैं, जहां पर आर्टिकल 1 to 4 के बारे में बताया गया, 5 to 11 के बारे में बताया गया, उसके साथ साथ स्टेट कैसे बनता है या कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की। उसी सीरीज में हमारा अगला लेक्चर जो आज का है ये हमारा किस चीज के ऊपर है? नेक्स्ट पार्ट हमारा है फंडामेंटल राइट्स का। तो ये हमारा जो आज का डील करेगा ये करेगा फंडामेंटल राइट्स से। और फंडामेंटल राइट्स हमारे सबसे पहली चीज कि ये कहां पे हैं, तो हमारे संविधान में ये पार्ट 3 के अंतर्गत लिखे गए हैं। पार्ट 3 के अंतर्गत आर्टिकल 12 से 35, 12 to 35, पार्ट 3 के अंतर्गत आर्टिकल 12 से 35 या आर्टिकल 12 to 35 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ये फंडामेंटल राइट्स, इनको हम फंडामेंटल क्यों कहते हैं? सबसे पहली चीज हमें यही जानना जरूरी है कि हम इसे फंडामेंटल क्यों कहते हैं। इसको फंडामेंटल कहते हैं, इसके पीछे 2 रीजन है। फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल कहने के पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन कि ये प्रोटेक्ट किए जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और कॉन्स्टिट्यूशन को हम फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड कहते हैं। हमारे संविधान को हम कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, और जिस राइट्स को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है यानी फंडामेंटल लॉ प्रोटेक्ट करता है, वो कौन से राइट हो गए? फंडामेंटल राइट। तो ये वो राइट हैं जो फंडामेंटल लॉ के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं। और फंडामेंटल लॉ कौन सा हमारा? फंडामेंटल लॉ हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये प्रोटेक्ट किए जाते हैं, तो इसलिए फंडामेंटल राइट। दूसरा रीजन, ये फंडामेंटल है हमारी लाइफ के लिए। हमारी लाइफ मतलब हमारी लाइफ के डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ये फंडामेंटल है, यानी बहुत ही मूलभूत राइट्स हैं। अगर ये राइट्स ना हो तो ह्यूमन डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो राइट्स फंडामेंटल हैं वो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं। तो हमारे फंडामेंटल राइट 2 सेंस में हुए। पहला कि ये फंडामेंटल लॉ द्वारा प्रोटेक्ट किए गए हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं। और दूसरा, अगर इसी में कहें सिर्फ प्रोटेक्ट ही नहीं, गारंटी भी दी जाती है, इनकी गारंटी भी दी जाती है। सिर्फ प्रोटेक्ट ही नहीं करते, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी भी दी जाती है कि ये राइट आपको मिलेंगे, और ये राइट जो हमें मिल रहे हैं ये हमारे डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल है। इसीलिए हमने इसको बोला फंडामेंटल राइट्स। 2 चीजें देखी। अब इसी के बारे में थोड़ी सी चीजें और जान लेते हैं। इसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं? मैग्ना कार्टा जब फर्स्ट टाइम इशू किया गया था तो उसमें कुछ राइट्स दिए गए थे, और फर्स्ट टाइम अगर हम देखें 1215 में इंग्लैंड में दिए गए थे। वहां पर ये मैग्ना कार्टा में कहीं ना कहीं राइट्स देने की बात की गई थी, और इंडिया में जो राइट्स दिए गए वो हमारे पार्ट 3 में दिए गए हैं। इसीलिए पार्ट 3 ऑफ इंडिया, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं। मैग्ना का मतलब होता है बिग, चार्टर, कार्टा का मतलब होता है चार्टर, बिग चार्टर, बिग अनाउंसमेंट हम कह सकते हैं, बिग ऑर्डर हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी चीज हमें मिली थी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जो हमें राइट्स दिए गए थे। तो ये इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। तो फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है। फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है। इतनी नॉलेज हमारी इसके बारे में कि ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल क्या है, कौन से पार्ट में आते हैं, कौन से आर्टिकल में आते हैं। अब हम इतनी जानने के बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास टोटल फंडामेंटल राइट कितने हैं। इसमें भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि हमारे फंडामेंटल राइट कितने हैं। टोटल हमको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा 6 राइट दिए गए हैं। कितने? 6 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। लेकिन क्या शुरुआत से ही 6 हैं? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे हमें 7 फंडामेंटल राइट दिए गए थे। उनमें से जो 7वां था वो था राइट टू प्रॉपर्टी। कौन सा था? राइट टू प्रॉपर्टी। और ये राइट टू प्रॉपर्टी बाद में डिलीट कर दिया गया। अब हमारे पास 6 रह गए हैं। 1978 में इसे डिलीट किया गया था। 1978 में ये चीज डिलीट कर दी गई थी। अब हमारे पास 7 से 1 माइनस हो गए, 6 रह गए हैं। कौन कौन से 6 हैं? पता होने चाहिए। कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। देन उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, देन हमारा आ जाएगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन,
और उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये हमारे 6 के 6 राइट्स हमें पता होने चाहिए और इन्हीं के बारे में हम डिटेल में हम चलेंगे, एक एक आर्टिकल को हम समझेंगे, हर एक चीज को हम समझते चलेंगे हमारी इसी सीरीज में, जब हम, क्योंकि हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं और बिना फंडामेंटल राइट को समझे हुए कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अधूरा रह जाता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को, हर एक राइट को हम अलग से देखेंगे, हर एक आर्टिकल को हम अलग से समझेंगे। इस सीरीज में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का ये लेक्चर जो हमारी सीरीज का है हम यहीं खत्म करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ के साथ अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा और अमेंडमेंट किया जाए, थोड़े आपकी तरफ से कोई सुझाव हैं जो हमें ऐड करने हैं, तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो हम उन सुझावों को जरूर अपने इसमें अपनाने की कोशिश करेंगे और उसको जरूर यहाँ पे ऐड करेंगे। और ये भी देखा कि ये फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में लिखे गए हैं, कौन से चैप्टर में, पार्ट 3 में। और आर्टिकल कितने से कितने हैं, आर्टिकल हमने पढ़े आर्टिकल 12 से 35 हमारे कौन से हैं, आर्टिकल 12 to 35 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। आज के इस लेक्चर में हम इसके शुरू के 2 आर्टिकल्स, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है उसको हम समझेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, आर्टिकल 12 से 35 तक जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, एक चीज जो पिछले लेक्चर में मैंने नहीं बताई कि फंडामेंटल राइट आए कहां से, हमने हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स को जगह कहां से मिली, तो हमने यहां कहां से नकल की, तो हमने इन फंडामेंटल राइट्स को यूएसए से बोरो किया। यूएसए के जो बिल ऑफ राइट्स हैं, यूएसए के जो राइट्स हैं, वहां से कॉपी करके हमने इंडिया में फंडामेंटल राइट्स बनाए। तो हमने जो फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए, कहीं ना कहीं यूएसए से बोरो किए गए। ये चीज समझी। अब हम चलते हैं शुरू के 2 आर्टिकल्स को, यानी कि आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को समझेंगे। तो आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 क्या है, आर्टिकल 12 क्या कहता है। एक चीज छोटी सी जो हमें फंडामेंटल राइट को समझने के लिए समझनी है, वो ये है कि फंडामेंटल राइट से आपके फंडामेंटल राइट्स को कौन कौन वायलेट कर सकता है, कौन कौन आपके फंडामेंटल राइट को छीन सकता है। कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल भी छीन सकता है, इवन स्टेट भी छीन सकता है। अब यहां पे स्टेट क्या है, आप एक चीज आप पढ़ेंगे, ये जो फंडामेंटल राइट हमें दिए गए हैं, ये हमें अगेंस्ट स्टेट दिए गए हैं, स्टेट से बचाने के लिए दिए गए हैं। लेकिन किस स्टेट से बचाने के लिए, वो स्टेट को समझना बड़ा जरूरी है कि कौन से स्टेट से बचाने के लिए हमें फंडामेंटल राइट मिले। कि हमने पावर तो दे दी सरकार को, हमने पावर तो दे दी सरकार को, क्या सरकार हमारे फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकती? बिल्कुल छीन सकती है। तो कोई भी वो चीज जो आपके फंडामेंटल राइट छीन सकती है, उससे बचाने के लिए हमें फंडामेंटल राइट दिया, और उसमें सबसे पावरफुल जो है वो स्टेट है। ये स्टेट क्या है, ये स्टेट क्या है, यही हमें आर्टिकल 12 में बताया गया है कि कौन से स्टेट से बचाने के लिए तुम्हें फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। यानी कि आर्टिकल 12 से 35 या फिर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पे भी स्टेट का वर्ड यूज किया गया है, वो स्टेट कौन है, किस स्टेट से हमें, किस स्टेट से इस फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, किस स्टेट से बचाने के लिए दिए। तो स्टेट का डेफिनेशन यहां पे है। तो क्या है, कौन सा है स्टेट, स्टेट की डेफिनेशन क्या है। तो स्टेट की डेफिनेशन कहेंगे कि गवर्नमेंट चाहे सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो, दोनों गवर्नमेंट स्टेट हैं, दोनों के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों स्टेट हैं। यानी कि गवर्नमेंट भी और सारे एमपीज भी, पार्लियामेंट भी। अगर मैं कहूं सेंटर में, तो सेंटर की गवर्नमेंट प्लस पार्लियामेंट। स्टेट में कहूं तो स्टेट गवर्नमेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेटर, यानी स्टेट में जो विधानसभा या विधान परिषद जो भी है, ये सब स्टेट है। प्लस इसके साथ साथ वो सब बॉडीज जिनके पास कहीं ना कहीं हमने पावर या फिर अथॉरिटी दे रखी है कोई भी एक्शन करने की, कोई भी ऑर्डर देने की। जैसे एग्जांपल, पंचायत ऑफिस, उसके पास पावर है कुछ। जैसे म्यूनिसिपैलिटीज, जैसे पुलिस, ये सारे स्टेट हैं जो आपके फंडामेंटल राइट को छीन सकते हैं कहीं ना कहीं, जिसको भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से पावर मिली हुई है या फिर गवर्नमेंट का कोई भी पार्ट। ये सारी चीज क्या होती है, स्टेट होती है। तो इनसे बचाने के लिए हमें क्या मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। तो स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में। अब एक और चीज हम समझते हैं कि आर्टिकल 13 में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 लॉ के बारे में बताता है, लेकिन लॉ के किस हिस्से के बारे में बताता है? यह नहीं बताता लॉ क्या है। आर्टिकल 13 हमें बताता है कि लॉ क्या नहीं है। उसने बोला कोई भी वो चीज जो पार्ट 3 यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को, कोई भी ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट को तोड़ेगा वो लॉ नहीं है, उसको लॉ नहीं माना जाएगा। समझ में आया? आर्टिकल 13 हमें लॉ के बारे में बताता है कि लॉ क्या है। लॉ क्या है ये कोई भी बताएगा, लेकिन आर्टिकल 13 थोड़ा सा उल्टा चलता है और हमें यह बताता है कि लॉ क्या नहीं है। और हमें बताया गया कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा ऑर्डर, कोई भी ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा, जो फंडामेंटल राइट को तोड़ेगा, वो लॉ नहीं है, यानी उसे लॉ नहीं माना जाएगा। कहीं ना कहीं इस चीज से सुप्रीम कोर्ट को पावर मिलती है जुडिशियल रिव्यू की, जुडिशियल रिव्यू की। यानी कि अगर कोई भी ऐसा लॉ बनता है, कोई भी ऐसा ऑर्डर आता है कि जहां पर फंडामेंटल राइट का वायलेट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे यह बोल सकता है कि यह लॉ नहीं है, यानी उस लॉ को कैंसिल कर सकता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 13 बोलता है कोई भी ऐसी चीज जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगी उसे हम लॉ नहीं बोलेंगे, उसको लॉ नहीं बोला जाएगा, उसको हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 13 से पावर मिलती है जुडिशियल रिव्यू की। और आर्टिकल 13 क्या कहता है कि लॉ क्या नहीं है? तो क्या नहीं है लॉ? कोई भी ऐसी चीज जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करे वो लॉ नहीं है, उसको हम लॉ नहीं मानेंगे। चाहे वो लॉ सरकार लेके आए, चाहे वो एक्ट सरकार लेके आए, चाहे वो कोई किसी भी सरकार के किसी भी नुमाइंदे द्वारा या फिर सरकार के किसी भी हिस्से के द्वारा वो ऑर्डर पास किया गया हो, तो किसी भी तरह का लॉ, ऑर्डर, एक्शन कुछ भी हो, वो लॉ नहीं माना जाएगा अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। तो ये हमने आर्टिकल 12 और 13 के बारे में आज समझा। इसके बाद इसके आगे के राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स बहुत बचे हुए हैं 12 से 35 में, उनके बारे में एक एक करके धीरे धीरे करके हम समझेंगे। हमने देखे थे कि हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हमने देखे। और उन 6 में से जो सबसे पहला फंडामेंटल राइट हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो कौन सा था? राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का पहला फंडामेंटल राइट, और ये राइट 5 आर्टिकल्स को घेरे हुए अपने साथ। कितने? टोटल 5 आर्टिकल्स हैं। कौन कौन से हैं? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। ये 5 आर्टिकल कहीं ना कहीं हमें इक्वालिटी के राइट देते हैं, समानता का अधिकार देते हैं। ये 5 आर्टिकल्स, इन 5 को आज की 5 मिनट नॉलेज सीरीज में एक साथ कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जल्दी जल्दी में मैं बता दूं, समझ में ना आए कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए आज हम सिर्फ और सिर्फ एक 14 को समझेंगे। 14 को समझना बड़ा जरूरी है। 14 को हम समझते हैं कि ये किस तरीके से हमें राइट टू इक्वालिटी देता है, उसको हम समझेंगे। आर्टिकल 14 पे लेके चलते हैं आपको। और आर्टिकल 14 की जब हम बात करेंगे, आर्टिकल 14 हमें 2 तरीके से राइट टू इक्वालिटी देता है, यानी समानता का अधिकार देता है। कैसे देता है? इसमें 2 चीजें क्या क्या हैं? सबसे पहली इक्वालिटी बिफोर लॉ, और सेकंड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। वैसे देखने में दोनों एक जैसी सी चीजें लग रही होंगी कि ये दोनों एक ही हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? पहला फर्क हम जानते हैं कि ये हमने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके हमने अलग अलग फीचर्स अलग अलग कंट्रीज से लिए। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाने बैठे तो उस टाइम पे हमने बहुत सारी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, और उनमें से जहां जहां से जो जो अच्छी बातें मिली वो हमने उठा ली और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उनको डाल दिया। और उसी में ये जो 2 कॉन्सेप्ट हैं, ये 2 अलग अलग चीजें हैं, 2 अलग अलग कंट्री के कॉन्सेप्ट हैं। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये चलता है हमारा ब्रिटेन में, यूके में, और ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये चलता है हमारा यूएस में। तो ये दोनों अलग अलग कंट्री से उठाए हैं, दोनों अलग अलग है, दोनों एक नहीं है। कैसे अलग हैं? पहला जो बात करता है वो करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब है कि लॉ के आगे सब इक्वल है।
और ये कॉन्सेप्ट बात करता हमें एक और जगह पे लेके चलता है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है रूल ऑफ लॉ। क्या है? रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का नाम सुनते ही आप आधी चीजें अगर इसको हिंदी में बदलें तो समझ गए होंगे। जहां पर कानून का शासन हो। कानून का शासन कहीं पे कैसे हो सकता है कि वहां पर सिर्फ कानून की चलती हो, कानून के अलावा किसी की ना चले। तो उसी से हम चलते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ पे, और इक्वालिटी बिफोर लॉ को समझते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ हमारे रूल ऑफ लॉ के अंदर एक पार्ट है। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ को हम डिटेल में नहीं, ये रूल ऑफ लॉ में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहता है कि जो लॉ है, लॉ के आगे सब बराबर हैं, यहां पर किसी को भी हम प्रिविलेज नहीं देंगे, किसी को भी हम प्रिविलेज नहीं देंगे कि ये लॉ के ऊपर है, इसके ऊपर लॉ लागू नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए लॉ बराबर है। वहीं पे इसकी अगर हम बात करें, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हमें किस तरीके से इक्वालिटी देगा? वहां तो हमने लॉ के सामने सबको इक्वालिटी मिल गई कि जितने सिटीजन होंगे इंडिया के या फिर कोई भी होगा, सबके लिए लॉ एक है। ये कैसे हमें इक्वालिटी देता है? तो ये इक्वालिटी ऐसे देगा कि ये लॉ के आगे सब बराबर तो है ही, लेकिन ये थोड़ा सा फर्क करता है लोगों में। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीजों को दूसरे तरीके से देखता है। कैसे देखता है कि ये यहां पर सिचुएशन को भी काउंट करेगा, क्योंकि लॉ तो सबके लिए एक है। मान लिया कि मान लो कि कोई एक प्रोफेशनल चोर है, कि वो चोरी कर रहा है, उसकी आदत है वो, और एक सिर्फ अपना उसको मजबूरी हो गई है किसी चीज के लिए चोरी करना, तो दोनों में फर्क है। या फिर दूसरे हिसाब से इसको देखते हैं कि एक जो प्रोफेशनल या फिर हम कहें कि गुंडागर्दी में आया है और किसी को पीट के आया है, पहला ये हो गया हमारा। अगर उसको सजा देनी है तो क्या देंगे? जो उसने गुंडागर्दी की जो सजा होगी। लेकिन इसी का दूसरा देखते हैं कि गलती से वो चल रहा था रोड पे, इधर उधर हाथ फैलाए होंगे, किसी को गलती से लग गया। एक गलती से लगना और एक जानबूझ के मारना, दोनों में फर्क है। लेकिन अगर हम इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करें, वहां पर चीज देखी जाएगी कि किसी को लगी है चोट, कैसे लगी है लॉ बताएगा। लॉ देख रहा है लॉ के आगे लगने का जो जुर्म है वो उसको सजा मिलेगी, चाहे वो गलती से लगी हो चाहे जानबूझ के मारी हो। इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के आगे सब आगे हैं, लगी है तो सजा मिलेगी। लेकिन जब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करेंगे, ये बात करता है डिफरेंट सिचुएशंस की, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग। एक बोल रहा है कि जानबूझ के मारा है, दूसरा बोल रहा है गलती से लगा है, तो दोनों में फर्क हो गया। यहां पर जज जो भी होगा, जज अपना माइंड यूज करेगा और उसमें देखेगा कि जो गलती से लगा है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तो वहां पे उसका थोड़ा सा सजा या तो कम कर देगा या फिर उसको वार्निंग देके छोड़ देगा। तो ये दोनों में अंतर है, ये दोनों हमें पता होना चाहिए। तो यहां पर हमें क्या मिला? इन दोनों से कहीं ना कहीं हमें इक्वालिटी मिल रही है। हमें सिचुएशन के हिसाब से भी इक्वालिटी चाहिए थी जो इसने दी, और लॉ के सामने इक्वालिटी चाहिए थी वो इसने दी। तो यहां पर इक्वालिटी दी गई। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी राइट हमारा एब्सोल्यूट नहीं है, कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है। अब इसका क्या मतलब है कि कोई भी राइट 100% अप्लाई नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके एक्सेप्शंस हमें दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? एक्सेप्शंस दिखाई देंगे। और यहां पर हमारे इस आर्टिकल 14 के कोई एक्सेप्शन है क्या? आपको दिखाई देता है क्या आर्टिकल 14 का कोई एक्सेप्शन? जहां पर मैं बोल रहा हूं कि लॉ के आगे सब बराबर हैं, लॉ के ऊपर कोई भी नहीं है, लेकिन हमें यहां इसके कुछ एक्सेप्शंस दिखाई देते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। कैसे एक्सेप्शन है उसको समझते हैं कि प्रेसिडेंट और गवर्नर, इनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जब तक ये ऑफिस में हम नहीं कर सकते। लेकिन लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहता है कि अगर कोई क्रिमिनल आपने अपराध किया है तो आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इनको क्या बोला गया है कि जब तक ये ऑफिस में है, जब तक वो प्रेसिडेंट हैं या गवर्नर हैं, तब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हमने लॉ से इनको एक्सेप्शन दिया। तो एक्सेप्शंस
हर लॉ के मिलेंगे, हर राइट के मिलेंगे, किसी के नहीं होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहां पर एब्सोल्यूट नहीं होते। इसी तरीके से एम्बेसडर, डिप्लोमेट जो फॉरेन कंट्रीज से आते हैं उनको भी हम थोड़ी सी इम्यूनिटी देते हैं, लॉ से थोड़ा सा ऊपर रखते हैं कि उनके खिलाफ भी कोई भी क्रिमिनल या फिर सिविल प्रोसीजर्स हम हमारे कंट्री में नहीं करते। तो ये हमने आर्टिकल 14 समझा और आशा कर रहा हूं कि ये सीरीज हमारी आपको पसंद आ रही होगी और एक एक आर्टिकल आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कहीं डाउट रह जाता है या कोई भी डाउट आपके मन में आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आर्टिकल 14 हम राइट टू इक्वालिटी को लेके चले हैं और राइट टू इक्वालिटी के आर्टिकल 14 को हमने समझा। हमने ये देखा कि राइट टू इक्वालिटी के अंदर हमारे टोटल 5 आर्टिकल्स आते हैं। कौन कौन से? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18। ये 5 आर्टिकल हमारे राइट टू इक्वालिटी, हमें समानता का अधिकार देते हैं, इक्वालिटी का राइट देते हैं, यानी सभी को इक्वल बना के रखते हैं, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते। कैसे नहीं समझते? एक तो हमने समझा आर्टिकल 14 को, तो हमने समझा कि आर्टिकल 14 हमें लॉ के सामने इक्वल रखता है, कि कानून के नजर में सब बराबर है, कानून की नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये हमने आर्टिकल 14 से सीखा। तो हमें राइट टू इक्वालिटी मिला या नहीं मिला? हमें 14 से तो मिला। आज हम देखेंगे 15 और 16 को। आज हम 15 और 16 को समझेंगे और 15 और 16 को समझेंगे तो कुछ चीजें जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, उनमें से एक बात यह है कि हमारे सिटीजन होने का क्या फायदा है। कई बार आपके दिमाग में आता होगा कि जैसे हम बोलते हैं हम इंडिया के सिटीजन हैं, तो हमें सिटीजन होने में क्या अलग से फायदा मिलता है जो बाकी लोगों को नहीं मिलता। तो उनमें से कुछ पॉइंट में से 2 पॉइंट ये रहे कि ये जो 2 राइट हैं राइट टू इक्वालिटी के, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिल सकते हैं। ये जो राइट टू इक्वालिटी है, पूरे की नहीं बात कर रहा मैं, सिर्फ आर्टिकल 15 और 16 में जो आज हम पढ़ेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बने हैं? सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए बने हैं। ये राइट्स हम फॉरेनर्स को नहीं देते। कैसे नहीं देते वो भी हम समझेंगे, ठीक है, वो भी हम समझेंगे कि ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए कैसे हैं। तो पहली चीज तो ये हमें समझनी थी। तो आज हम 15 और 16 को समझते हैं कि कैसे हमें राइट टू इक्वालिटी देते हैं। आर्टिकल 15 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 15 की बात करें, 15 को समझने की कोशिश करें, तो आर्टिकल 15 कहता है कि स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन्स, यानी स्टेट भेदभाव नहीं करेगा सिटीजन्स में। यानी इसका सीधा सीधा मतलब अगर हम निकालें कि स्टेट के लिए सारे सिटीजन इक्वल हैं, तभी तो इक्वालिटी का राइट मिला हमें, कि स्टेट के लिए सारे सिटीजन इक्वल हैं, क्योंकि स्टेट सिटीजन्स में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, लिखा हुआ है। स्टेट उसके सिटीजन्स में, नागरिकों में नहीं कर सकता। लेकिन उसके आगे एक छोटी सी बात और जोड़ दी, ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, कि सिर्फ इन कारणों से वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। कि कौन किस रेस से है, स्टेट को फर्क नहीं पड़ेगा, स्टेट के लिए सब बराबर हैं। कौन किस रिलीजन से है, स्टेट को फर्क नहीं पड़ेगा, स्टेट के लिए सब बराबर हैं। कौन किस कास्ट से है, स्टेट के लिए सब बराबर है, सारी कास्ट बराबर है, स्टेट के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन किस सेक्स का है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, थर्ड जेंडर जिसे हम बोलते हैं, कोई भी है, स्टेट के लिए वो भी सब इक्वल है। स्टेट के लिए सब इक्वल हैं। चाहे किसी भी प्लेस पे बर्थ हुआ हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो इंडियन सिटीजन है तो स्टेट के लिए इक्वल होगा। लेकिन ध्यान रखना, ये जो हमने बोला कि स्टेट के लिए सब इक्वल है, किस चीज में इक्वल है? ये है एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर एक्सेस करना हो, या स्टेट को अगर सबको इक्वल समझना हो तो किसको इक्वल समझे? तो स्टेट सभी को इक्वल समझती है इन बेसिस पे। अब ध्यान रखना, मैंने कहीं पे भी यहां पे एज क्राइटेरिया डाला ही नहीं। आपको कहीं एज दिखाई दे रहा है? एज के हिसाब से स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, भेदभाव कर सकता है। अब बोलोगे ये यहां पे राइट टू इक्वालिटी क्यों नहीं आया? तो आपने बिल्कुल देखा होगा, इससे पहले 14 में पढ़ा हमने, इक्वालिटी बिफोर लॉ पढ़ा था, लेकिन हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी पढ़ते हैं। अगर आपको पता हो, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी पढ़ते हैं, जहां पर 18 साल से कम बच्चों के लिए सजा कम मिलती है। क्यों? क्योंकि उन्हें बच्चा माना जाता है, छोटा समझा जाता है। तो अगर स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करता तो उन्हें बच्चा क्यों समझता है? पहली चीज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ,
जो हमने 14 में पढ़ी कि सिचुएशन और एज भी देखी जाएगी कि मैच्योरिटी लेवल कितनी है, समझ कितनी है। दूसरी चीज कि स्टेट ने डिस्क्रिमिनेट नहीं करने की कसम खाई हुई है, लेकिन कहीं यह नहीं लिखा कि एज के हिसाब से नहीं करेगा, तो एज के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट स्टेट कर सकता है। अब आपको ये ओनली का मतलब समझ में आ गया होगा कि यहां पे ओनली क्यों लिखा है, क्योंकि स्टेट सिर्फ इन ग्राउंड पे, ये जो मैंने लिखे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, बाकी चीजों में कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस में स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, कोई भी आपको किसी ग्राउंड में जाना है मना नहीं करेगा, किसी दुकान पे जाना है नहीं मना करेगा, किसी होटल में जाना है स्टेट भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन कब करेगा? इनके अलावा बाकी ग्राउंड्स पे कर सकता है। जैसे अभी का एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लो किसी को कोरोना है, मान लो किसी को कोरोना है, तो स्टेट उसको मना कर सकता है कि नहीं कर सकता? स्टेट उसको मना कर सकता है, क्योंकि हमने यहां पे कहीं लिखा ही नहीं कि डिजीज के हिसाब से भेदभाव नहीं करना है। तो डिजीज अगर किसी को है तो स्टेट भेदभाव कर सकता है कि आपको यहां जाने से मना किया जाता है। अदरवाइज इन कारणों से किसी को नहीं रोक सकता कि आप इस धर्म के हो, आप मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो तो आप यहां नहीं जा सकते, आप इस रेस से बिलोंग करते तो आप नहीं जा सकते। स्टेट ऐसा नहीं कह सकता। ये हमारे आर्टिकल 15 का मतलब है। ये आपको समझ में आया होगा। अब मैंने एक चीज आपको पिछले में बताई थी कि एक्सेप्शंस हर एक आर्टिकल में मिलेंगे, तो इसका भी है। स्टेट ने कुछ एक्सेप्शन बना दिए। जब मैंने बोला सेक्स के लिए यहां पे नहीं कर सकते, मेल और फीमेल पे, लेकिन फिर भी वुमेन को अलग से ट्रीटमेंट देते हैं, वुमेन के लिए एक्सेप्शन किया गया है। जैसे बस एक पब्लिक प्लेस है, उसमें वुमेन के लिए आपको सीट रिजर्व मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसी आर्टिकल में आगे कहीं लिखा हुआ है, जो मैं आपको पूरा नहीं, क्योंकि पूरा पढ़ाऊंगा तो कोई फायदा नहीं, मैं आपको सिर्फ समझाने आया हूं। तो यहां पे आगे कहीं लिखा हुआ है इसमें कि वुमेन और चाइल्ड के लिए स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। इसीलिए पब्लिक, अगर आप बसेज में देखें, ट्रेन्स में देखें, मेट्रो में देखें, आपको वुमेन के लिए या चाइल्ड के लिए अलग से सीट रिजर्व मिल जाती है। तो वहां पर कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा कोर्ट मानता है कि डिफरेंट ट्रीटमेंट इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन। डिफरेंट ट्रीटमेंट इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन, इसीलिए कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब हम अगले पे चलते हैं और अगले को भी समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 भी हमें राइट टू इक्वालिटी देता है। वहां पे हमें राइट टू इक्वालिटी मिला कि पब्लिक प्लेसेस में सब बराबर है, हर कोई जा सकता है, सिर्फ कुछ चीजों को छोड़ के। ठीक है, वो चीजें भी मैंने आपको बता दी किस लिए। अब यहां पे भी ऐसा ही है, यहां पे है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में यानी नौकरी के लिए सबको, सिटीजन को, सब सिटीजन्स को इक्वल समझेगा स्टेट। ठीक है, लेकिन यहां पे भी वही रेस्ट्रिक्शंस हैं। कैसे? ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, और उसके अलावा डिसेंट एंड रेजिडेंस भी आ जाता है यहां पर, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे ज्यादा, हम सिर्फ इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पे भी हमें राइट टू इक्वालिटी दिया गया है कि हर एक सिटीजन को इक्वल समझा जाएगा इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी नौकरी के लिए सब सिटीजन को इक्वल माना जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या क्या है रेस्ट्रिक्शंस? अगर हम देखें तो सिर्फ ये है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, वहां पे भी यही है। इसके अलावा दो और हैं, एक है डिसेंट और एक है रेजिडेंस। इन बेसिस पे भी किया जा सकता है, इन बेसिस पे भी नहीं कर सकते। ठीक है, जो वो बताए और इन पे नहीं कर सकते। इसके अलावा बाकी चीजों पे कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, क्वालिफिकेशन। हम क्वालिफिकेशन के बेसिस पे किसी को मना कर सकते हैं, तभी तो टेस्ट क्लियर होता है, तभी तो लेती है सरकार नौकरी पे। अगर टेस्ट क्लियर नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो इसीलिए क्वालिफिकेशन हमने लिखा नहीं है कि इस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। सरकार भेदभाव कर सकती है, कब? जब क्वालिफिकेशन पूरी ना हो, जब आपकी एज पूरी ना हो। आप सोचो कि 15 साल के हो, आप अभी लगने के लिए तैयार हो, नहीं, एज भी पूरी होनी चाहिए। तो यहां पर भेदभाव कर सकती है, लेकिन जो जिसकी क्वालिफिकेशंस पूरी है, जो टेस्ट क्लियर कर रहा है, उसमें सरकार भेदभाव नहीं करेगी, सभी को इक्वल मानेगी। लेकिन ध्यान रखना, मैंने बोला 15 और 16, 15 और 16, ये दोनों सिटीजन्स के लिए हैं। किसके लिए? सिटीजन के लिए। क्या फॉरेनर को भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जितनी आपको मिलनी चाहिए? नहीं, फॉरेनर को हम उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे नौकरियों में, क्योंकि पहले तो इंडियंस को नौकरी देंगे, इसीलिए ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। यहां पे भी
मैंने बोला पब्लिक प्लेसेस में कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई भी सिटीजन जाए, लेकिन फॉरेनर जाता है तो उसके लिए फीस ज्यादा होती है। जैसे आप कभी लाल किला ताजमहल गए होगे तो फॉरेनर्स के लिए हमेशा फीस थोड़ी सी ज्यादा होगी, क्योंकि सरकार भेदभाव करती है वहां पर। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये नहीं लिखा है कि उसके लिए नहीं करना है, ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। सिटीजन सब इक्वल रहेंगे, फॉरेनर आएंगे तो हम फीस बढ़ा देंगे। क्यों? हम उसके खिलाफ भेदभाव कर सकते हैं। समझ में आया? ये दोनों सिटीजन्स होने के फायदे भी हैं यहां पर। और कैसे कैसे इक्वालिटी देते हैं, राइट टू इक्वालिटी, ये भी हमने समझा कि हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। उन 6 फंडामेंटल राइट्स में से जो पहला फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए, और वो किस किस तरीके से हमारे संविधान ने हमको दिया हुआ है वही हम समझ रहे हैं। और इसके अंदर हमने देखा कि टोटल 5 आर्टिकल्स हैं, 14, 15, 16 एंड 17 और 18। यहां पर हमने 14 को समझा कि लॉ के आगे सब बराबर हैं, लॉ ने सबको इक्वल बनाया हुआ है, कि लॉ सबसे ऊपर है, उसके नीचे लॉ की नजर में सब इक्वल हैं। पहला इक्वालिटी मिला। दूसरा बोला कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी भी सिटीजन में, यानी स्टेट सबको इक्वल मानेगा, स्टेट भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन इसके एक्सेप्शन मैंने बोला हर एक चीज के हैं। यहां पर भी देखा एक्सेप्शन थे, प्रेसिडेंट, गवर्नर, फॉरेनर्स, एम्बेसडर, जितने भी थे। यहां पे भी हमने देखा कि इसके एक्सेप्शन थे, वुमेन और चाइल्ड के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट किया जा सकता है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि कहीं पे भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं या पब्लिक इंस्टीट्यूशन, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कहीं पे भी मेडिकल कॉलेज या फिर इंजीनियरिंग में, वहां पे रिजर्वेशन दिया हुआ है, अलग अलग कास्ट के लिए हमने रिजर्वेशन दिया हुआ है, तो वो भी इसका एक्सेप्शन है। ठीक है, तो वो भी एक्सेप्शन है। ऐसे ही 16 में हमने पढ़ा कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सारे सिटीजन इक्वल हैं, कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे राइट टू इक्वालिटी मिलता है, सब सिटीजन इक्वल हैं। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि यहां पर भी अलग अलग कास्ट के लिए रिजर्वेशन दिया जा सकता है अपनी सर्विसेज में, स्टेट सर्विसेज में, पब्लिक सर्विसेज में। ये हमने यहां तक पढ़ा। अब उसके बाद हम इसके जो बाकी के जो बचे हुए हैं आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 को समझेंगे। आर्टिकल 17 बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने पढ़ा कि इन सबके एक्सेप्शन होते हैं, इसका भी एक्सेप्शन है, इसका भी है। 17 का कोई एक्सेप्शन नहीं है, ध्यान रखना। तो 17 क्या करता है? 17 बोलता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 17 बोलता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करनी है तो नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि सब इक्वल है, क्योंकि सबको राइट टू इक्वालिटी मिला हुआ है, सब समान है। अगर आप किसी के खिलाफ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करोगे, किसी को वो मानोगे कि इसके खिलाफ ये अनटचेबल है या फिर इसको छूने से हमें बीमारी हो सकती है, छुआछूत जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करनी है, किसी को भी अनटचेबल नहीं समझना है। क्यों? क्योंकि सब इक्वल हैं। सब क्या है? राइट टू इक्वालिटी में हमें 17 आर्टिकल 17 में बोला है सब इक्वल हैं और कोई भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। और यहां पर ये हमारा एब्सोल्यूट आर्टिकल है, एब्सोल्यूट राइट है। एब्सोल्यूट राइट का मतलब हुआ कि इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई कर सकता है, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करनी है तो नहीं करनी है और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए राइट टू या अगर हम कहें राइट टू इक्वालिटी का आर्टिकल 17 हमारा एब्सोल्यूट राइट हो जाता है, जिसमें एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए बोला गया है, तो अनटचेबल्स को क्या करना है? इक्वल है, कोई भी अनटचेबल नहीं होता है। तो ये हमें हमारे संविधान ने बताया, हमारे आर्टिकल 17 में। तो यहां पर सब इक्वल हो गए, ये भी सब इक्वल हो गए। अब आर्टिकल 18 पे आते हैं। 17 में इतना ही है, बड़े साफ शब्दों में बोला गया है कि अनटचेबिलिटी एबॉलिश करो, बात खत्म, कोई इसका एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आर्टिकल 18 को समझते हैं, और आर्टिकल 18 कहता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स को। एक चीज समझना, अभी तक आर्टिकल 14 पढ़ा, 15 पढ़ा, 16 पढ़ा, 17 पढ़ा, सब में कहीं ना कहीं हमने क्या किया है कि जिनके खिलाफ इनइक्वालिटी हो सकती थी, हमने उनको थोड़ा सा अपग्रेड करने की कोशिश की और उनको इक्वल बनाने की कोशिश की। लॉ किसके खिलाफ वायलेट हो सकता था? जिनके पास पावर नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जो थोड़े से बैकवर्ड रह जाते हैं।
ऐसे ही अगर हम देखें कहीं पे भी 15 को देखें, 16 को देखें, 17 को देखें, कहीं ना कहीं ये सब कौन है, बैकवर्ड जो रह जाते हैं, उनको हमने बराबर लाने की कोशिश की। किसको? जितने बैकवर्ड रह जाते हैं, तो सबको हमने ऊपर लाने की कोशिश की। इक्वल करने के दो तरीके हैं, इक्वल करने के दो तरीके हैं। एक ये है, अगर मैं कहूं एक लेंथ ये है और एक ये लेंथ है, इन दोनों को इक्वल करने के दो तरीके हैं। या तो मैं इसकी लेंथ बढ़ा दूं, इसके बराबर कर दूं, या फिर इसकी लेंथ घटा दूं और इसके बराबर कर दूं, अब भी बराबर है। दोनों तरीके ठीक है। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 में हमने क्या किया, हमने जो छोटी लेंथ की थी उसको बढ़ा के बराबर किया और सबको इक्वल लाने की कोशिश की। लेकिन आर्टिकल 18 थोड़ा सा उल्टा करता है। ये क्या करता है, आर्टिकल 18 क्या करेगा, जो ऑलरेडी बड़े हैं उन्हें इसके बराबर काट देगा और इसके बराबर लाने की कोशिश करेगा, यानी कम करेगा। कैसे? जो जो अपने नाम के आगे टाइटल लगाते हैं उनको बोलेगा टाइटल नहीं लगाना है। जैसे पहले पुराने टाइम पे महाराजा लोग लगाते थे, तो महाराजा सुनते ही आधे लोग तो ऐसे ही डर जाएंगे कि ये महाराजा आ रहा है। तो इक्वल कैसे रह गए, एक महाराज है एक नहीं है, इक्वल हुए? नहीं हुए। तो यहां पर ऐसे टाइटल्स को जो हेरेडिटरी होते हैं, जैसे महाराजा, नवाब, यानी कि जो पैदा होने के साथ ही जो टाइटल मिल जाता है, वो टाइटल हटाने के लिए बोला गया है। कौन से टाइटल? वो टाइटल्स जो पैदा होने के साथ ही इंसान को मिल जाते हैं। हमने देखे महाराजा, नवाब जैसे हमने कुछ टाइटल्स देखे, दीवान जो होते थे पुराने टाइम पे, ठीक है, राजा, सरकार बोलते थे हम। तो इन सबको बोला कि आपको अपने नाम के आगे टाइटल नहीं लगाना है, क्योंकि अगर टाइटल लगा दिया तो उसके हिसाब से ही अपने आप ही इनइक्वालिटी होगी। हमें करना है राइट टू इक्वालिटी। तो उनको बोला है जो भी टाइटल लगाते थे कि टाइटल नहीं लगाना है, आपको टाइटल नहीं लगाना है, टाइटल लगाना गुनाह है। लेकिन कुछ लोगों को एक्सेप्शन दिया कि आप लगा सकते हो। कौन? वो टाइटल्स जो कि आपने अर्न किए हैं, वो टाइटल जो आपने अर्न किए हैं, जो कमाए हैं, वो टाइटल लगा सकते हो। जो आपको फ्री में मिल गए हैं वो नहीं लगा सकते। अर्न किए हुए जैसे कोई पढ़ पढ़ के पीएचडी क्रॉस कर जाता है, डॉक्टर बनता है, वो डॉक्टर लगा सकता है अपने नाम के आगे, क्योंकि उसने अपना वो जो राइट है, अपना टाइटल है, वो कमाया है। एमबीबीएस डॉक्टर्स, उन्होंने डॉक्टरी पास की होती है, मेहनत की होती है, उसको कमाया होता है। तो कमाने में उनको थोड़ा बहुत उनकी मेहनत का फल हम देते हैं। ये जो टाइटल हम बोल रहे हैं, जो वो लगाने के लिए बोल रहे हैं, तो आप बोलेंगे यहां पे क्यों नहीं हटाने के लिए बोला? क्योंकि उनको मेहनत का फल दिया जाता है, ताकि उनको देख के बाकी लोग भी उनसे सीख लें और उनके बराबर जाने की कोशिश करें। तो अर्न टाइटल जितने भी कमाए जाते हैं वो टाइटल हम लगा सकते हैं। जो फ्री में मिले हुए हैं, जो हमें सौगात में जो मिलते हैं, उनको नहीं लगा सकते। जैसे यहां पर और एग्जांपल है मिलिट्री में अगर हम देखें तो रैंक्स जो चलते हैं, वहां पर अपने नाम के आगे अपने रैंक का यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कमाए हैं वो, ठीक है। तो यहां पर कौन से टाइटल लगा सकते हैं? जो अर्नड है। कौन से नहीं लगा सकते हैं? जो हेरेडिटरी होते हैं, जो बाय बर्थ मिलते हैं। समझ में आया? तो ये भी हमें राइट टू इक्वालिटी देता है, सबको इक्वल करने का काम करता है। ये हमने राइट टू इक्वालिटी कंप्लीट किया। हमारी ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक इन सीरीज को पहुंचाना ना भूलें। तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करेंगे। कोई भी डाउट आपको आता है आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम उनका रिप्लाई जरूर करेंगे। आज हम राइट टू फ्रीडम पे बात करेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार, हमारा जो सेकंड अधिकार जो हमारा है वो हमारा है राइट टू फ्रीडम, और इसको हम बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। और इसके अंदर हमारे फिर से 5 राइट आते हैं। जैसे राइट टू इक्वालिटी में 5 थे, इसके अंदर भी 5 राइट आते हैं। कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले आर्टिकल 19, फिर आ जाएगा 20, फिर आएगा 21, 21A और 22। ये 5 आर्टिकल्स हम राइट टू फ्रीडम में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ 19 को पढ़ेंगे। और क्योंकि 19 के अंदर भी अलग अलग राइट्स दिए हुए हैं, तो इसीलिए आज हम सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 19 को कवर कर पाएंगे। और इस 19 के अंदर अगर हम देखें तो टोटल 6 राइट्स हमें मिलते हैं। कौन कौन से 6 राइट हैं उसके बारे में जानते हैं। आर्टिकल 19 हमें क्या दे रहा है? राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार दे रहा है। लेकिन किस तरह की स्वतंत्रता दे रहा है, किस तरह की फ्रीडम दे रहा है, वो हम देखते हैं। आर्टिकल 19 हमें 6 तरह की, टोटल 6 तरह की फ्रीडम देखते हैं। एक हाथ में 5 उंगली इसलिए ये दिखाता है। टोटल 6 तरह की फ्रीडम हमें देता है। कौन कौन सी है देखते हैं, एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला
राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यहां पर इंपॉर्टेंट है स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमें कुछ भी बोलने की, कुछ भी अभिव्यक्ति की, कुछ भी व्यक्त करने की आजादी देता है, कुछ भी व्यक्त करने की आजादी देता है। वहीं पर इसी के अंदर एक छोटी सी चीज और छुपी हुई है, जहां पर प्रेस की आजादी भी हमें मिली हुई है। यह भी हमें पता होना चाहिए, जो प्रेस और प्रिंट मीडिया की जो आजादी है वो कहां से निकल के आई, वो आजादी भी हमारी कहीं ना कहीं यहीं पे छुपी हुई है, और यहां से वो प्रेस की आजादी निकल के आती है। तो हमें बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी हमें यहां से मिलती है। लेकिन ध्यान रखना, मैंने पहले ही बोला है, कोई भी आर्टिकल 17 को हमने बोला था एब्सोल्यूट है, इसके अलावा कोई भी आर्टिकल एब्सोल्यूट नहीं है, कोई भी राइट हमारा एब्सोल्यूट नहीं है, कहीं ना कहीं उनके रेस्ट्रिक्शंस हैं। यहां पे भी रेस्ट्रिक्शन है। क्या ऐसा है कि आप कुछ भी बोल सकते हो? जब मैंने बोला कि आपको बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, तो क्या कुछ भी आप बोल सकते हो? नहीं। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं बोलनी चाहिए, ताकि जिससे दूसरे की हानि पहुंचे, किसी देश के रिलेशन खराब हो, या फिर किसी को हम डिमीन कर रहे हो, ये सारी बातें नहीं बोलनी है। तो यहां पर इनके रेस्ट्रिक्शंस पाए जाएंगे हमेशा। सेकंड आ जाता है बोलने की आजादी के बाद राइट टू असेंबल, असेंबल इकट्ठा होने की आजादी, कि हम सब इकट्ठा होकर बैठ सकें। किस लिए? प्रोटेस्ट पे, धरने पे बैठ सकें, इकट्ठा होके हम विरोध प्रदर्शन कर सकें। विरोध प्रदर्शन करके हम कहीं पे कैसे बैठना है, लेकिन विदाउट आर्म्स, हथियार नहीं होने चाहिए, और शांति के साथ बैठना है। तो शांति के साथ धरना देने की आजादी, यानी अपना विरोध प्रदर्शन करने की आजादी हमें दी गई है, कि हम अपना विरोध भी जता सकते हैं इस 19 आर्टिकल के तहत। ध्यान रखना, यहां पे भी रेस्ट्रिक्शंस है। स्ट्राइक का राइट नहीं है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, लोग बोलते हैं कि हमें धरने की आजादी है तो स्ट्राइक का राइट भी हमें मिल जाता है, स्ट्राइक करने का हमें मिल जाता है राइट। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्ट्राइक का फंडामेंटल राइट हमारे पास नहीं है। हमारे पास शांतिपूर्वक धरने पे बैठने की आजादी है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन स्ट्राइक का कोई भी राइट नहीं है, ये ध्यान रखना। अब इसमें भी हम, ऐसा नहीं है कि किसी देश के खिलाफ हम बैठ गए, या किसी ऐसी जिससे देश की सोवरेनिटी पे खतरा हो, यूनिटी पे खतरा हो, उस बात के लिए आप धरने पे नहीं बैठ सकते, उस बात के लिए असेंबल नहीं हो सकते। और इसमें भी अगर हम देखें, कहीं ना कहीं इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। धारा 144 आपने सुना होगा। अब अगले पे चलते हैं, यहां पे भी इसके बारे में ये जानने लायक बात थी। अगले पे देखते हैं, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। हम एसोसिएशन भी बना सकते हैं, यूनियन भी बना सकते हैं। ट्रेड, अगर हम देखें, लेबर यूनियन बने हुए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के अपने यूनियन बने हुए हैं, बार एसोसिएशन आपको दिख जाएंगे, वकीलों के एसोसिएशन दिखते हैं, डॉक्टर्स की भी एसोसिएशन अपनी अलग दिखती है। तो हर एक अपना एसोसिएशन बना सकता है, यूनियन बना सकता है, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बनाई जा सकती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमारे संविधान में शुरुआत से नहीं थी, हमने ये संविधान में 97th अमेंडमेंट करके डाली थी। 97th अमेंडमेंट, जो हमारा 97वां संशोधन था 2011, इसके द्वारा हमें यह राइट मिला कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बना सकते हैं। तो ये भी हमारे पास राइट है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब जो हम पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं, वो राइट हमें यहीं से मिला है। पॉलिटिकल पार्टी कोई भी बना सकता है, सबको अधिकार है पॉलिटिकल पार्टी बनाने का, लेकिन ध्यान रखना, बनाने का अधिकार है, उसका रजिस्ट्रेशन का अधिकार किसके पास है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है कि आपने पॉलिटिकल पार्टी बना ली तो कंफर्म वो रजिस्टर्ड होगी। आप पॉलिटिकल पार्टी बनाओ, चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रजिस्ट्रेशन का अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप ऐसे ही उसको रजिस्टर नहीं करा सकते, रजिस्ट्रेशन का अधिकार आपका नहीं है, आपका सिर्फ बनाने का अधिकार है। तो आप एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। आगे देखते हैं, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फ्रीली का मतलब ये नहीं कि फ्री में, यहां पर है कि आप पूरे देश में कहीं पे भी घूम सकते हो, आपको मना कोई नहीं करेगा कि आप यहां नहीं जा सकते, यहां नहीं जा सकते। लेकिन मैंने बोला कि राइट एब्सोल्यूट नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस हैं। आप ऐसी जगहों पे नहीं जा सकते जहां से देश की सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी खतरे में आए। जैसे किसी भी डिफेंस एरिया में आप ऐसे ही नहीं घुस सकते बेरोक टोक, किसी भी ऐसे म्यूजियम में आप बेरोक टोक नहीं घुस सकते, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में बेरोक टोक नहीं घुस सकते। लेकिन पूरे इंडिया में आपको कहीं घूमना है, घूमो, फ्रीली आप घूम सकते हो, कोई उसमें आपको रोकने वाला नहीं है। क्लियर है? ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपका राइट है, आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी घूम सकते हो।
रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, स्टेट लगा सकता है। जैसे कोरोना टाइम पे आपका ये रेस्ट्रिक्शंस छीन लिया गया था कि आप कहीं पे भी नहीं घूम सकते। क्यों? क्योंकि आपकी हेल्थ का ख्याल रखना भी स्टेट की जिम्मेवारी है। तो ऐसे टाइम पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। अब अगले पे चलते हैं, राइट टू रिजाइड। यहां पे मैं और बड़ी बात भी कर सकता हूं, टोल वगैरह की बात भी कर सकता हूं, लेकिन इतना डिटेल में हम यहां नहीं जाएंगे। बस इतना जानो कि ये राइट भी हमारे पास है। हम अगले पे चलते हैं, राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि हम कहीं पे भी जाके रह सकते हैं, परमानेंटली भी टेम्परेरी भी, कि कहीं जाके किराए पे रह लिया, कहीं जाके बस गए, ये हमारा अधिकार है। पूरे भारत में हम जाके कहीं पे भी रह सकते हैं, रिजाइड कर सकते हैं और सेटल भी हो सकते हैं चाहे तो किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में। यहां पे भी रेस्ट्रिक्शंस है, ट्राइबल एरियाज में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उनके कल्चरल उस पर देखें तो कहीं ना कहीं आंच आ जाती है, कल्चर को डिस्टर्ब होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए उनके कल्चर को बनाए रखने के लिए ऐसी जगहों पे नहीं जा सकते। कई एरियाज में घर खरीदना मना किया गया है। क्यों? ताकि वहां के कल्चर को, वहां के एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। इसीलिए एनवायरनमेंट को देखते हुए, कल्चर को देखते हुए, या फिर कहीं पे हेल्थ को देखते हुए मना किया जा सकता है कि आप यहां जाके नहीं रह सकते। ठीक है, तो इसके भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो ये भी ध्यान रखना। चलो अगले पे देखते हैं कि हम स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मिल गया, असेंबली का मिल गया, हमारा एसोसिएशन का मिल गया राइट, और उसके बाद कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, इसका भी राइट मिल गया, और कहीं पे भी रह सकते हैं, इसका भी राइट मिल गया। एक और राइट इसमें हमारे पास है, वो है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, कि हम कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड चूज कर सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन चूज कर सकते हैं, और कोई भी हम कहें कि प्रोफेशन हम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। क्या ऐसा है? मैं आज बोलूं कि मैं तो डॉक्टर बनूंगा, क्या मैं कल से जाके डॉक्टर की कुर्सी बैठ जाऊं? नहीं, उसके लिए क्वालिफिकेशंस चाहिए। तो यहां पे भी रेस्ट्रिक्शंस हैं कि आपको कुछ क्वालिफिकेशंस लेनी पड़ेंगी, तभी आप वो कर सकते हो। ऐसा नहीं है आप कल कुछ भी जाके कोई भी बोलो कि ये मैं बिजनेस करना चाहता हूं, कल कोई जाके बोल दे कि मुझे तो बम बनाने का बिजनेस करना है, क्या करने देंगे? नहीं, रेस्ट्रिक्शंस हैं कि आप इस तरह के इमोरल ट्रेड नहीं कर सकते, इस तरह के जो खतरनाक ट्रेड हम वो नहीं कर सकते, इस तरह के खतरनाक बिजनेस नहीं कर सकते। तो यहां पे भी रेस्ट्रिक्शंस है। आप कर सकते हो, सब कुछ करने का अधिकार है जो दूसरे को है, लेकिन ध्यान कुछ बातों का रखना पड़ेगा। हर जगह पे कहीं ना कहीं हमें रेस्ट्रिक्शंस दिखाई देते हैं। तो हमने आर्टिकल 19 के बारे में जाना। इस 19 के अंदर 6 हैं। अगर ओरिजिनली देखें तो इसके अंदर हमारे टोटल 7 राइट्स होते थे। एक कि हम कहीं पे भी प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं, बेच सकते हैं, वो हमारा अधिकार था, लेकिन हमने जब राइट टू प्रॉपर्टी हटाया तो उसके साथ साथ इसमें से वो भी हटा दिया। तो अभी हम सिर्फ यहां पर 19 में 6 अधिकारों को देखते हैं। तो हमारा आर्टिकल 19 यहां कंप्लीट होता है। राइट टू फ्रीडम का हमारा पहला आर्टिकल। राइट टू इक्वालिटी हमने पढ़ा, जिसके अंदर हमने 5 आर्टिकल्स पढ़े, 14, 15, 16, 17, 18। उसके बाद हम राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें हम पहुंचे हुए हैं, और इसके भी 5 आर्टिकल है, 19, 20, 21, 22। और इसके अंदर अगर एक और आ जाता है जिसको हम बोलेंगे 21A। तो ये 5 आर्टिकल हमारे इसके अंतर्गत लिखे गए हैं। और इसी में हम समझने की कोशिश करें तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने अभी तक आर्टिकल 19 को पूरे तरीके से जानने की कोशिश की, जिसके अंदर 6 आर्टिकल्स अलग से लिखे गए हैं। आर्टिकल 19 में ऑलरेडी 6 राइट्स हमें दिए गए हैं, वो राइट्स हमने जानने की कोशिश की पिछली वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 को। अब आप कहेंगे बीच वाले क्यों छोड़ दिए? क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो इसीलिए मैंने पहले इनको उठाया, उसके बाद हम बाकियों को देखेंगे। लेकिन आज हम आर्टिकल 20 और 22 को समझने वाले हैं। इसको समझते हैं। आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, और आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो ये दो अलग अलग आर्टिकल्स हैं दोनों। एक तो अरेस्ट होते टाइम आपके क्या क्या अधिकार हैं वो बताता है, एक बताता है कि अरेस्ट होते टाइम आपके क्या क्या अधिकार हैं, और दूसरा बताता है जब अरेस्ट होने के बाद जब आप कोर्ट जाओ, जब आपके ऊपर कन्विक्शन के चार्जेस लगे, या फिर आपके ऊपर जब दोष सिद्ध किया जाए, तो उस टाइम पे आपके क्या अधिकार हैं। ये है अरेस्ट होते टाइम, और ये कन्विक्शन के टाइम पे, यानी दोष को सिद्ध करते टाइम, जो आरोप आपके ऊपर लगा है उसको सिद्ध करते टाइम आपके क्या अधिकार हैं वो ये है। और अरेस्ट किया गया है तो उस टाइम पे आपके पास क्या क्या अधिकार हैं ये। अब मैं पहले बता चुका हूं ये सारे फंडामेंटल राइट स्टेट के अगेंस्ट है, क्योंकि स्टेट ही ये चीजें कर सकता है। तो यहां पर सबसे पहले चीज हम देखें तो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 22 को पहले। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, कि अरेस्ट करके रखा
और उसके बाद डिटेंशन में डाल दिया, इसके खिलाफ हमारे पास क्या क्या अधिकार हैं। तो सबसे पहली चीज अगर हम देखें, ये जो डिटेंशन है ना, ये डिटेंशन दो तरह की हो सकती है, एक तो प्यूनिटिव और एक प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव डिटेंशन वो होती है जहां पर आपने कोई क्राइम किया है उसके बाद अरेस्ट किया जाए। प्यूनिटिव डिटेंशन है जहां पर आपने कोई क्राइम किया है, कोर्ट ने उसे प्रूव कर दिया है, उसके बाद आपको डिटेंशन में रखा जाए, कैद में रखा जाए, तो वो है प्यूनिटिव। प्रिवेंटिव क्या है, जहां पर उनको लगता है कि आप कोई क्राइम कर सकते हैं, तो प्रिवेंशन के लिए, ताकि आप वो क्राइम ना करें, आपसे वो क्राइम ना हो, उसके लिए अगर आपको कैद में रखा जाए, वो होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बड़े ही, अगर हम देखें, बहुत डाउट रहता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन मैक्सिमम 3 महीने की हो सकती है, ये ध्यान रखना। प्रिवेंटिव डिटेंशन में यानी बिना क्राइम किए भी आपको गिरफ्तार करके रख सकते हैं जेल में। कितने महीने? 3 महीने तक के लिए। क्या 3 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते? रख सकते हैं, लेकिन अगर 3 महीने से ज्यादा रखना है तो 3 महीने होने के बाद हमको एडवाइजरी बोर्ड से परमिशन लानी पड़ेगी। अभी एडवाइजरी बोर्ड क्या है? एडवाइजरी बोर्ड होता है हाई कोर्ट के जजेस की कमेटी। हाई कोर्ट के जजेस मिलके, हाई कोर्ट के 3 जजेस मिलके एक एडवाइजरी बोर्ड बनाते हैं, 3 जजेस मिलके, और वो बताएंगे कि इस प्रिवेंटिव डिटेंशन को आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। तो मैक्सिमम 3 महीने, उसके बाद चाहिए तो हाई कोर्ट से परमिशन ले आओ, एडवाइजरी बोर्ड जिसे हमने नाम दिया। और प्यूनिटिव डिटेंशन तो है ही। लेकिन अभी हमने ये नहीं पढ़ा कि अरेस्ट के टाइम पे आपके क्या क्या अधिकार हैं। तो अरेस्ट के टाइम पे हमारे क्या क्या अधिकार होते हैं? अरेस्ट के टाइम पे जैसा मूवीज में दिखाते हैं, पहले वारंट मांगेंगे कि क्या दिखाओ, वारंट क्या है। वारंट में लिखा होता है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। तो सबसे पहला अधिकार कि जब भी गिरफ्तार हो रहे हैं तो आपको जानने का अधिकार होता है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जो भी मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश करने का आपका अधिकार है। कोई भी आपका रिलेटिव है, नोन है, उसको जानने का अधिकार है, यानी उसको भी बताने का अधिकार है कि मेरे किसी रिलेटिव को बता दो कि मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। यह भी एक अधिकार है। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्ट में पेश, यानी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार है। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट उसको, आपकी गिरफ्तारी को, उसको जो ठप्पा नहीं लगा देता कि हाँ इसको गिरफ्तार कर लो, इसने काम किया है, नहीं तो आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर उसने उसको साबित नहीं किया है, फिर मजिस्ट्रेट ने उसको कंटिन्यू नहीं किया, तो मजिस्ट्रेट ने अगर 24 घंटे में पेश नहीं किया तो आपको छोड़ना पड़ेगा यहां पर इस केस में। तो ये अरेस्ट के खिलाफ आपके ये सारे अधिकार हैं जब आपको अरेस्ट किया जाए। लेकिन अरेस्ट हो गए हो, उस टाइम पे दोष सिद्धि के टाइम पे आपके क्या क्या अधिकार हैं वो हम आर्टिकल 20 में पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने दोनों को साथ रखा था। तो 22 आपको समझ में आया। अब आर्टिकल 20 पे चलते हैं, प्रोटेक्शन ऑन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। जब दोष सिद्धि हो रही हो, जब दोष आरोप आपके ऊपर सिद्ध किए जा रहे हो, तो उस टाइम पे हमारे पास इसके अंदर 3 चीजें हैं। सबसे पहली, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ये क्या चीज है? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या है? कि आपको किसी भी आरोप में वो आरोप आपके ऊपर नहीं लग सकता जिस चीज के लिए, मैं इसको एग्जांपल से बताता हूं कि एक्स पोस्ट फैक्टो का लॉ का मतलब क्या है। सीधा सा हम कहते हैं कि आज की तारीख अगर हम मानो कोई भी, मैं 1 जनवरी 2022 की तारीख ले रहा हूं। 1 जनवरी 2022 को किसी ने चोरी की, 1 जनवरी 2022 को किसी ने चोरी की। अगर उस दिन चोरी के लिए अपराध का कहीं प्रावधान नहीं है, चोरी के लिए लॉ कहीं पे नहीं लिखा गया है, तो उसको सजा नहीं मिल सकती। उसको सजा नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि चोरी के लिए अपराध का कहीं कुछ लिखा ही नहीं है हमारे उसमें 1 तारीख को। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं। लेकिन अगर मान लो मैंने 2 तारीख को एक कानून बना दिया, 2 जनवरी 2022 को, कि चोरी के लिए 2 साल की सजा मिलेगी, और इसने 1 तारीख को चोरी की है, तो क्या इसको मैं 2 तारीख को कोर्ट में लेके जाऊंगा, जिस दिन ये कानून आ गया, इसको सजा मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जिसने चोरी की थी और जिस दिन चोरी की थी उस दिन उस अपराध के लिए कोई कानून बना नहीं था, तो उसको सजा नहीं हो सकती। एक पहलू तो इसका ये है। दूसरा पहलू भी है कि मान लो कि इसने 1 तारीख को चोरी की है और उस दिन जो कानून है, दूसरा पहलू बता रहा हूं, उस दिन के कानून के हिसाब से उसको चोरी की सजा से 2 साल की सजा हो सकती है। लेकिन 2 तारीख को हमने चेंज कर दिया, 2 तारीख को हमने कानून बदल दिया, और उस नए कानून के हिसाब से उसको 3 साल की सजा होनी चाहिए। चोरी किस दिन की? 2 तारीख को। कानून बदला,
चोरी की 1 तारीख को, कानून बदला 2 तारीख को, तो उसको सजा कौन सी होगी? जो 1 तारीख को कानून था उसके हिसाब से, यानी उसको मैक्सिमम 2 साल की सजा हो सकती है, मैक्सिमम 2 साल की सजा हो सकती है। ये हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब था। लेकिन ध्यान रखना, ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल लॉज में लगता है, क्रिमिनल लॉज में लगता है, सिविल लॉज में नहीं लगता है, ये चीज ध्यान रखना। इसका सीधा मतलब है कि आप किसी भी लॉ को बना के उसको पिछली डेट से लागू नहीं कर सकते, सिर्फ क्रिमिनल लॉज की बात कर रहा हूं। सिविल लॉ को किया जा सकता है, टैक्स लॉज को भी पिछली डेट से लागू किया जा सकता है, सिविल लॉ को नहीं कर सकते। ये आपको समझ में आया। दूसरा है नो डबल जियोपार्डी। इसका क्या मतलब है? नो डबल जियोपार्डी का मतलब है एक ही ऑफेंस के लिए आपको 2 बार सजा नहीं मिल सकती। कैसे नहीं मिल सकती उसको भी समझते हैं। आपने चोरी की, आपको सजा होगी 2 साल की। अब जब आप छूट के आ गए, उसके बाद दुकानदार, जिस दुकान से चोरी की, किसी भी पर्सन ने जिसने चोरी की, जो 2 साल सजा काट के आ गया है, उसके बाद दुकानदार फिर से जाएगा जज के सामने और बोलेगा, साहब उस टाइम तक तो हमें लग रहा था कि 50,000 की चोरी की है, लेकिन इसने तो हमारी दुकान से 1 लाख की चोरी की है। तो क्या अब चोरी का उसने अमाउंट बढ़ा दिया, क्या उसको दोबारा सजा होगी? नहीं, क्योंकि वो चोरी की सजा, जिस सजा का जुर्म हो गया है, उसी जुर्म के लिए दोबारा सजा नहीं होगी। लेकिन अगर दूसरा दुकान वाला पहुंच जाए कि साहब हमारे यहां भी इसने चोरी की है, अब ये दूसरा जुर्म है। एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती, लेकिन हां एक ही तरह के दूसरी बार अगर उसने जुर्म किया है, उसके लिए दूसरी बार हो जाएगी। ठीक है, तो एक ही जुर्म के लिए नहीं हो सकती। ये हमने एग्जांपल से समझा, ये भी आपको समझ में आएगा कि नो डबल जियोपार्डी का क्या मतलब है, किस टाइम पे आपको कन्विक्शन में अधिकार मिलेंगे। तीसरा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि जब भी आरोप को सिद्ध किया जा रहा है उस टाइम पे आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता कि आप अपना गुनाह खुद कबूल कर लो। इस चीज के लिए आपको मजबूर नहीं किया जा सकता। यहां पर राइट टू रिमेन साइलेंट, जो कि आर्टिकल 19 में आपका अधिकार है, वो लागू होता है कि आप चुप रह सकते हो। ठीक है, यहां पर राइट टू रिमेन साइलेंट का आपका अधिकार लागू होता है, ये चीज ध्यान रखना। तो यहां पर कोई भी मजबूर नहीं कर सकता कि आप अपने आरोप खुद कबूल करो। ये हमारा नो सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन है। आप चाहते हो कि नहीं, मैं नहीं बोलना चाह रहा इस पर कुछ भी, तो कोई भी आपको मजबूर नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हमारे आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22, इन दोनों को हमने समझा। गिरफ्तारी के टाइम और सजा सिद्ध करने के टाइम क्या क्या हमारे अधिकार हैं, ये हमारे यहाँ पे दिए गए हैं। और ये भी हमारे फ्रीडम, स्वतंत्रता को कहीं बनाए रखते हैं। अरेस्ट से बचे, स्वतंत्रता मिलती है। कन्विक्शन, गलत दोष आपके ऊपर साबित नहीं हो सकता इन केसेस में, तो इसीलिए वहां पे भी फ्रीडम आपको मिल रही है। हम राइट टू इक्वालिटी कवर कर चुके हैं और अब हमारे सेकंड राइट की हम बात कर रहे हैं। और सेकंड राइट में हम पहुंच चुके हैं राइट टू फ्रीडम पे। और राइट टू फ्रीडम में हमने देखे कि हमारे 5 आर्टिकल हैं। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? 5 आर्टिकल्स हमारे आते हैं, 19, 20, 21, 21A और 22। ये 5 आर्टिकल हमारे राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंदर हम 19 पढ़ चुके हैं, उसके बाद 20 पढ़ चुके हैं, 22 पढ़ चुके हैं। आज हम इन दोनों को पढ़ने वाले हैं और इन दोनों को पढ़ने की शुरुआत करते हैं। आर्टिकल 21, जिसको अगर मैं कहूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने राइट्स हैं उनको एक तरफ रख दो और इसको एक तरफ रख दो, तो ये कहीं ना कहीं उनके बराबर ही मिलेगा। सब राइट एक तरफ और इसको एक तरफ देखें तो इतना बड़ा राइट हम इसे कह सकते हैं। यह है राइट टू लाइफ, इसे हम कहेंगे राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 को शॉर्ट फॉर्म में राइट टू लाइफ बोला जाता है, जीवन का अधिकार, जीने का अधिकार। और इसी राइट टू लाइफ के ऊपर हम आज देखें तो जितने केसेस होते हैं ज्यादातर कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड होते हैं। तो इसी को हम एक बार थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें लिखा क्या है। इसमें लिखा है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, कि किसी की भी पर्सनल लिबर्टी नहीं छीननी है और किसी की भी लाइफ नहीं छीन सकते। किसी की भी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को हम नहीं छीन सकते। फ्रीडम की बात हो रही है तो हमें जीने का अधिकार भी मिल रहा है फ्रीडम में, और पर्सनल लिबर्टी भी मिल रही है, दोनों ये हम नहीं छीन सकते। लेकिन कब तक नहीं छीन सकते? एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कि जब तक आपकी लाइफ छीनने के लिए कोई लॉ नहीं आ जाता। तो क्या किसी लॉ के द्वारा हमारी लाइफ को छीना जा सकता है? एक छोटा सा सवाल, क्या किसी लॉ के द्वारा हमारी लाइफ को छीना जा सकता है जैसा कि इस आर्टिकल में लिखा हुआ है? बिल्कुल। इसको हम थोड़ा सा हम इसकी जांच पड़ताल करते हैं। इसकी जांच पड़ताल करें तो हमें पता लगेगा कि यही सवाल
किससे पूछा गया? सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बताता है इसका मतलब क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक बार केस गया 1950 में, और उस केस का नाम था गोपालन केस। उस केस का नाम था गोपालन केस। और गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल ये सही बात है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब यही है कि अगर लॉ में लिख दिया तो लाइफ और लिबर्टी छीनी जा सकती है। ये बोला गोपालन केस में। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का क्या मतलब हुआ कि अगर लॉ के हिसाब से लॉ में लिख दिया तो लॉ में जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर लॉ में लिख दिया कि इसकी लाइफ छीन लो, पर्सनल लिबर्टी छीन लो, तो छीनी जा सकती है। वहीं पे इसी केस को फिर दोबारा लाया गया सुप्रीम कोर्ट में, और 1978 की बात है, जिसको हम मेनका गांधी केस के नाम से जानते हैं। मेनका गांधी केस 1978। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को बदला, बोला नहीं ये जो लिखा है गलत है, इसका मतलब ये नहीं है जो हम समझते आ रहे हैं। इसमें अगर ये लिखा है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो इस लॉ को भी कहीं ना कहीं चेक करना पड़ेगा कि वो लॉ ठीक है कि नहीं है। उस लॉ की चेकिंग जब हम देखेंगे, लॉ को वैलिड ठहराएंगे, तभी आप लाइफ और लिबर्टी छीन सकते हो। और इस चीज को हमने बोला ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इस चीज को हमने बोला ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि हां लॉ के द्वारा किसी की लाइफ और लिबर्टी छीनी जा सकती है, लेकिन वो लॉ कैसा होगा, वो लॉ को हम चेक करेंगे। और चेक करने के बाद हम पता लगाएंगे कि वो लॉ रीजनेबल है या नहीं है, वो लॉ फेयर है या नहीं है, वो लॉ जस्ट है या नहीं है। कि वो जो लॉ आपने बनाया है वो रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए। तभी हम किसी की लाइफ को छीन सकते हैं किसी लॉ के द्वारा। तो अगर रीजनेबल लॉ नहीं है तो हम नहीं छीन सकते। तो ये दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए आर्टिकल 21 में। और इसी मेनका गांधी केस में इस राइट टू लाइफ को इतना एक्सपेंड कर दिया गया। पहले ये छोटा सा था, लेकिन अब इसके बाद मेनका गांधी केस में इसने बोला राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार सिर्फ जीने का नहीं है, राइट टू लाइफ, लेकिन कैसे? लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। कि जब लाइफ है तो लाइफ में चॉइस के बिना लाइफ का कोई मतलब नहीं है। राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार है तो खुल के जीने का अधिकार है, चॉइस के साथ जीने का अधिकार है, चॉइस के साथ जीने का अधिकार है, डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है, कि डिग्निटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर में एक माँ है, उसको एक कोने में रख दिया और बोला कि नहीं अब बेटे, आजकल हम देख रहे हैं, आजकल समाज में इस तरह की चीजें आ रही हैं, तो वो अगर घर में है, उसको कोई पूछ नहीं रहा है, तो उसकी डिग्निटी नहीं है, उसके पास चॉइस नहीं है, तो उसे हम जीना नहीं कहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट उसे उसका अधिकार दिला सकता है वापस। तो इस तरह के अधिकार जिसे हम कहेंगे जीने का अधिकार विद चॉइस एंड डिग्निटी। और यहां पर इस केस से हमें पता लगा कि लाइफ का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। लाइफ सिर्फ लाइफ नहीं है, लाइफ होता है लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी, यहां पर लाइफ में। और इसके साथ साथ अगर हम देखें, इसी केस से फिर रेफर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस राइट टू लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें डाल दी। जैसे राइट टू लाइफ में आपकी राइट टू प्राइवेसी आएगी, राइट टू शेल्टर, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, जिसको हमने एक अलग फंडामेंटल राइट बनाया। और उसी फंडामेंटल राइट की हम बात करेंगे अब, जिसको हम आर्टिकल 21A के नाम से जानते हैं। राइट टू एजुकेशन भी हमारा राइट टू लाइफ का पार्ट है, लेकिन इसको अलग से एक फंडामेंटल राइट बनाया गया है। जब भी ध्यान रखना, किसी भी आर्टिकल के साथ कैपिटल लेटर अगर कोई जुड़ा हो तो वो उसका मतलब होता है कि उसको कभी ना कभी बाद में अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। तो यहां पर आर्टिकल 21A अगर मैं बोल रहा हूं तो ये अलग आर्टिकल हो गया, इसको अलग से ऐड किया गया है। और ये 21 से अलग है। 21A अगर छोटा a होता तो 21 का पार्ट माना जाता, लेकिन एक कैपिटल A है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते टाइम ये जरूर ध्यान रखना कि जब भी कैपिटल A हो यानी वो अलग आर्टिकल है। तो 21A कैपिटल वाला है, ये राइट टू एजुकेशन है। और ये राइट टू एजुकेशन शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसीलिए इसको ऐसे नंबरिंग करके डाला गया। इसको कब ऐड किया गया वो हमें पता होना चाहिए। ये हमने 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86वां संशोधन जब हमने संविधान में किया 2002 में, तब हमने इस राइट को इसमें इंसर्ट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसमें हमने क्या डाला कि 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे, क्या बोला हमने इस राइट में, राइट टू एजुकेशन में, कि 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उन सबको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का राइट है, कि उन सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो 6 से 14 साल के बच्चों को कैसी एजुकेशन मिल सकती है? प्राइमरी एजुकेशन या फिर प्रीलिमिनरी एजुकेशन। हायर एजुकेशन का राइट नहीं है
ये सिर्फ बेसिक एजुकेशन का राइट है। तो 6 से 14 साल के बच्चों को हमें एजुकेशन का राइट दिया, और इसको लागू कैसे किया गया? इसको लागू करने के लिए हमने बाद में एक एक्ट लेके आए जिसको हम बोलते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो 2009 में एक एक्ट आया जिसके द्वारा इस एक्ट को, इस राइट को लागू किया गया। तो ये हमारे राइट टू फ्रीडम थे जो हमें बहुत तरह की फ्रीडम देते हैं। 19 में हमने बहुत तरह की फ्रीडम देखी, 20 में हमने देखा, 21 देखा, 21A देखा, 22 देखा। ये सब राइट्स हमें किसी न किसी तरह की फ्रीडम देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं। तो ये हमारे राइट टू फ्रीडम भी यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। हम अब फंडामेंटल राइट पे पहुंचे, और फंडामेंटल राइट्स में भी हम अभी 2 राइट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और ये हमारा तीसरा राइट हमारा आ जाता है। और तीसरा राइट है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध हमें क्या क्या अधिकार हैं, तो वो इसमें बताया गया है। तो उसी को हम चेक करते हैं। यहां पर हमें 2 अधिकार मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो आर्टिकल 23 से हमें मिलते हैं, 23 हो गया, और एक आर्टिकल 24 से मिल गया। ये 2 अधिकार हमें शोषण के विरुद्ध मिले हुए हैं। क्या क्या है, दोनों को एक बार देखते हैं, इन पे एक बार एक नजर डालते हैं। 23 क्या कहता है? 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। 2 चीजों को प्रोहिबिट करता है, 2 चीजों को रोकता है। क्या क्या चीजें? एक तो ट्रैफिकिंग को रोक रहा है, और दूसरा उसी के साथ साथ फोर्स्ड लेबर को भी रोकता है। अब ये ट्रैफिक क्या है और फोर्स्ड लेबर क्या है, इसको भी हम समझते हैं। ट्रैफिक क्या होता है? सेल हम करते हैं, तो इसी तरीके से ह्यूमन बींग्स की जब सेल परचेज होती है, कि किसी को खरीद लिया, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, इनकी जब खरीद फरोख्त होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रैफिकिंग। उसको हम बोलते हैं ट्रैफिकिंग। ये खरीद फरोख्त ह्यूमन बींग्स की, चाहे मैन की है, वुमेन की है, चिल्ड्रन की है, ये किसी भी चीज के लिए हो सकती है। या तो स्लेव ट्रेड हो सकता है, यानी कि किसी को अपना दास बनाने के लिए आपने खरीदा या किसी ने खरीदा, या फिर प्रोस्टिट्यूशन में डालने के लिए भी सेल परचेजिंग जो चलती है, इस तरह का किसी भी तरह का ट्रैफिकिंग है, किसी भी तरह की सेल परचेज है, किसी की भी, यानी कि चाहे मैन हो, चाहे वुमेन हो, या फिर चिल्ड्रन हो, कोई भी हो, किसी का भी ऐसे सेल परचेज अलाउड नहीं है। और इसके लिए हमारा ये अधिकार हमें आर्टिकल 23 से मिलता है, और इसको लागू करने के लिए बहुत सारे लॉज भी लाए गए हैं। अब एक चीज ध्यान देना, मैंने बोला कि जितने फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें स्टेट के खिलाफ दिए गए हैं, कि स्टेट हमारे ऊपर ज्यादती ना कर सके, स्टेट से हमें बचाने के लिए हमें अधिकार मिले। लेकिन कुछ एक अधिकार ऐसे हैं जो हमें एक दूसरे इंसान से भी बचाते हैं, क्योंकि ये ट्रैफिकिंग ये एक इंसान भी कर सकता है। तो इसीलिए यहां पर बहुत सारे लॉज आपको मिलेंगे। एक और हमने आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल 17 था राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। तो वो भी, कोई एक इंसान भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर सकता है, तो वहां पे भी हमें बहुत सारे लॉज दिखाई देंगे, और इसके खिलाफ भी हमें बहुत सारे लॉज हमें दिखाई देते हैं, जिसमें हमें ट्रैफिकिंग के खिलाफ प्रोटेक्शन मिलती है। तो प्रोहिबिशन अगेंस्ट ट्रैफिकिंग। अब दूसरी बात पे आते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर, कि फोर्स्ड लेबर के लिए भी प्रोहिबिट करता है कि आप किसी से जबरदस्ती लेबर नहीं करा सकते। इसी को दूसरा नाम जो इन्होंने दिया, बेगार। बेगार क्या होता है? कि किसी से लेबर करा लो, मजदूरी करा लो, लेकिन उसे पेमेंट ना करो, या फिर मजदूरी करा लो, जो उसका हिसाब बनता है उससे कम पेमेंट करो, वो होता है फोर्स्ड लेबर, या फिर बेगार होता है, उसी को हम बोलते हैं बेगार। और फोर्स्ड लेबर है किसी से जबरदस्ती मजदूरी करवाना उसकी मर्जी के बिना, और उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। जो मजबूरी है वो किसी भी तरह की हो सकती है, फिजिकल, यानी आप ताकतवर हो, किसी कमजोर से मजदूरी करा रहे हो, ये भी हमारा फोर्स्ड लेबर के अगेंस्ट आ जाएगा। या फिर किसी की मान लो कि इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, आप उस चीज का फायदा उठा के उससे लेबर करा रहे हो, ये भी गलत है, ये भी इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे इस राइट के अंदर आ जाती हैं। तो यहां पर इन सब चीजों को रोकने की बात की गई है, इन सब चीजों को रोकने की बात की गई है, ना ट्रैफिकिंग को और उसके साथ साथ फोर्स्ड लेबर को, दोनों को रोकने की बात की गई है। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं मैन एंड वुमेन को इक्वल पे मिलनी चाहिए। अब इक्वल पे मिलनी चाहिए, उसमें एक तो हमारा, अगर इक्वल पे नहीं मिलती है, एक तो हमारा राइट टू इक्वालिटी वायलेट होता है अगर इक्वल पे ना दी जाए, और दूसरा हमारा ये होता है, यहां पर फोर्स्ड लेबर की बात की जाएगी। अगर मान लो कि किसी को कम पेमेंट मिली, अब मिलनी चाहिए ज्यादा, मिली कम, तो कहीं ना कहीं उसे हम फोर्स्ड लेबर कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमिक कंडीशन का फायदा उठा के उसे हमने नौकरी पे तो रखा है, लेकिन जितनी उसे पेमेंट मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। तो एक इसका छोटा सा एग्जाम्पल है, जहां पर आर्टिकल हमारा राइट टू इक्वालिटी वाला भी वायलेट होता है और ये भी वायलेट होता है। तो ये हमने आर्टिकल 23 देखा। तो शोषण इस तरीके से भी हो सकता है
ट्रैफिकिंग के द्वारा, फोर्स्ड लेबर के द्वारा। तो इस शोषण के विरुद्ध यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हम पढ़ रहे हैं, तो एक अधिकार ये है। दूसरा क्या है? दूसरा अधिकार है हमारा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज फैक्ट्रीज एटसेट्रा, कि जो बच्चे हैं उनको फैक्ट्रीज वगैरह में एम्प्लॉय नहीं करना है। फैक्ट्रीज वगैरह में कब एम्प्लॉय करते हैं? कई लोग जबरदस्ती बच्चों को उठा लेते हैं, एम्प्लॉय कर लेते हैं, तो वहां पर बच्चों को कहीं पे भी नहीं लगाना है। बच्चों को उनका जीवन जीने देना है, उनको पढ़ाई में उनका टाइम लगाना है, ना कि यहाँ पे ऐसे काम में लगा के। अब इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट आते रहते हैं और इसमें अभी हमारा जो लेटेस्ट चीज है वो मैं आपको बताता हूं, हम बच्चा किसे मानते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें, यहां हमने दो कैटेगरीज ली हुई है। एक तो 14 साल से कम के जो बच्चे हैं, 14 साल से कम के जो बच्चे हैं, और एक 14 से 18 साल के जो बच्चे हैं। इन दोनों के लिए अलग अलग कैटेगरीज हैं। अब इसमें जो 14 साल से कम के जो बच्चे हैं, इनको कहीं पे भी एम्प्लॉय नहीं करना है, चाहे होटल, ढाबा, कहीं पे भी, किसी भी जगह पे एम्प्लॉय नहीं कर सकते, कहीं पे भी इनको नौकरी पे नहीं रखना है। ठीक है, जबरदस्ती आप इनसे नौकरी नहीं करवा सकते। ये हमारा प्रोहिबिशन होगा एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज फैक्ट्रीज या एटसेट्रा। इसीलिए एटसेट्रा है कि कहीं पे भी आप इनको नौकरी पे नहीं रख सकते। लेकिन 14 से 18 साल के बच्चों को आप नौकरी पे रख सकते हैं, लेकिन कहां नहीं रखना है? हैजार्डस जितनी भी है, यानी जो भी खतरनाक जगह है वहां पर नहीं रख सकते। जहां पर जैसे सीमेंट वर्क हो रहा है या इस तरह की जैसे कोल माइंस हैं, इस तरह की जो जगह हैं जहां पर खतरा रहता है थोड़ा बहुत, या फिर ज्यादा मेहनत का काम है, वहां पे इन बच्चों को नहीं रख सकते 14 से 18 साल, और 14 से कम साल के बच्चों को कहीं पे भी नहीं रख सकते। एक्सेप्शन है, बिल्कुल है एक्सेप्शन। कहां कहां? बच्चों को हम मीडिया इंडस्ट्री में एम्प्लॉय कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। बच्चों को मीडिया इंडस्ट्री में किया जा सकता है। क्या बच्चों को घर के बिजनेस में कर सकता है? जैसे किसी का घर चलता है किसी दुकान से, अब वो उस बच्चे को अपनी दुकान पे नहीं बैठा सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन है कि आपको स्कूल आवर्स में उसको नहीं बैठाना, स्कूल आवर्स में उसको स्कूल भेजना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21A कहता है राइट टू एजुकेशन, कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का अधिकार है उनका। तो वहां आप उसको वायलेट करोगे अगर स्कूल टाइम में उसे बैठाओगे। तो इसीलिए उनको स्कूल टाइम पे नहीं बैठाना, बाकी टाइम पे आप बैठा सकते हैं क्योंकि वो आपके घर का काम है। ठीक है, लेकिन कहीं और काम पे नहीं भेजना है। तो ये हमने हमारे देखे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसमें? हमने सभी ह्यूमन बींग्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, तो इसीलिए ट्रैफिकिंग और उसके बाद फोर्स्ड लेबर को देखा कि उस तरीके से किसी का भी शोषण नहीं होना चाहिए, और यहां पर बच्चों का भी शोषण ना हो उसके लिए भी हमने एक अलग से आर्टिकल लिखा हुआ है 24 में, जहां पर बच्चों को कहीं पे भी एम्प्लॉयमेंट के लिए मना किया गया है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हमारी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। हम ऑलरेडी 3 राइट्स के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये हमारा चौथा राइट है इसमें। और चौथा फंडामेंटल राइट जो हमें देता है हमारे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये हमारा चौथा राइट है। इसके अंदर हमारे टोटल 4 आर्टिकल्स आएंगे। कौन कौन से? आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28। ये क्या कहते हैं इन सबको जल्दी जल्दी थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें इन सब के बारे में सीखने की कोशिश करते हैं। तो आर्टिकल 25 की तरफ चलें तो आर्टिकल 25 हमारी इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। किसका? मैंने बोला एक व्यक्ति का, यानी कि इंडिविजुअल की फ्रीडम को रिलीजन का जो फ्रीडम है वो हमें आर्टिकल 25 से मिलता है। और इसके अंदर क्या क्या बातें कही गई हैं? इसके अंदर सबसे पहले बोला है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस ये क्या होता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस क्या है? जब मैंने बोला कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, अगर मैं वर्ड यूज करूं फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो आपको किसी भी धर्म को चुनने का अधिकार आपका हो जाता है। अगर मैंने वर्ड यूज किया होता राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो मेरे पास ऑप्शन होता कि जितने धर्म है मैं उनमें से किसी एक को भी चूज करूं, किसी को भी चूज कर सकता हूं। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, तो इसमें एक फ्रीडम और हमें मिल जाती है। अगर हम किसी धर्म को नहीं चूज करना चाहते तो वो भी हमारी मर्जी हो जाती है। तो यहां पर हो जाता है कि जो हमारा मन करे वैसा रिलेशन हम गॉड के साथ रखेंगे, जैसा हमारा मन करेगा वैसा रिलेशन हम गॉड के साथ रखेंगे। हम किसी धर्म को मानना चाहेंगे तो मानेंगे और नहीं मानना चाहेंगे तो नहीं मानेंगे, और हमारा संविधान हमें अधिकार देता है। दूसरी, इसके आगे चलते हैं
मान लो किसी भी धर्म को हम मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, तो हम अपने धर्म को, किसी धर्म को माना हुआ या नहीं माना हुआ, अपने धर्म को फ्रीली आजादी के साथ प्रोफेस कर पाए, यानी डिक्लेयर कर पाए कि हमारा ये धर्म है, ये हमें आजादी है। उसकी प्रैक्टिस कर पाए, यानी उस धर्म के अंतर्गत जितनी भी प्रथाएं आती हैं, जितने भी रिचुअल्स हैं, उसका प्रार्थना करने का जो तरीका है वो हम कर पाए, वो भी हमें आजादी मिलती है। जैसे हम आर्य समाज की बात करें तो उसमें यज्ञ एक प्रैक्टिस है, उस यज्ञ को हम कर सकें तो वो हमें आजादी हमें यहां से मिलती है। देन उसके बाद देखें प्रोपेगेट रिलीजन, कि हम अपने रिलीजन के बारे में दूसरों को बता पाएं, ये भी आजादी हमें है। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि यहां पर प्रोपेगेट की बात की गई है कि हम अपने रिलीजन को फैला सकते हैं, बता सकते हैं लोगों को, लेकिन जबरदस्ती किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते। कन्वर्ट करने की आजादी नहीं दी है कि किसी को जबरदस्ती जाके ये बोलो कि तुम हमारे धर्म में शामिल हो जाओ। अगर किसी को ये बोला हमारे धर्म में शामिल हो जाओ, तो उसका कौन सा राइट वायलेट होता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। ये आपने उसकी आजादी छीनी धर्म की। अगर आपने किसी को जबरदस्ती कन्वर्ट किया, तो जबरदस्ती नहीं कन्वर्ट करना, आपको सिर्फ अपने धर्म के बारे में बताना, आप बता सकते हो, कोई इशू नहीं उसमें। तो ये हमारा था आर्टिकल 25। और इसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल 26, जहां पर है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। जैसे हमने 25 में पढ़ा था कि वो हमें जो फ्रीडम के, रिलीजन के जो फ्रीडम के राइट्स देता है वो इंडिविजुअल को देता है, लेकिन ये इंडिविजुअल को नहीं देता, ये पूरे इंस्टीट्यूशन को देता है, पूरी संस्था को देता है, किसी भी धर्म को देता है, पूरे धर्म को ये आजादी मिलती है, ये इंडिविजुअल का नहीं है। 25 और 26 में अंतर समझना, आर्टिकल 25 किसी एक को आजादी देता है, लेकिन आर्टिकल 26 पूरे धर्म को आजादी देता है। यहां पर क्या बोला गया है कि कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, या इसको मैं साफ साफ बोलूं कि रिलीजियस डिनोमिनेशन, जैसा कि जो वर्ड हमने यूज किया हुआ है, तो रिलीजियस डिनोमिनेशन अगर कोई भी है तो उसके पास मर्जी होगी वो अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मैनेज करने की, एस्टेब्लिश करने की। कि कोई भी धर्म अपना इंस्टीट्यूशन, अपनी कोई संस्था, कोई भी धर्म अपनी कोई संस्था स्थापित कर सके, एस्टेब्लिश कर सके, और उसके बाद उसे मैनेज कर सके। ये हमने धर्म को आजादी दी है। और इसी धर्म की आजादी में हम अगर देखें एक छोटी सी चीज, कि हमें राइट टू प्रॉपर्टी नहीं मिला हुआ है, लेकिन जब धर्म की बात आ जाती है तो हमने धार्मिक संस्थानों को राइट टू प्रॉपर्टी भी दिया हुआ है, कि ये अपनी प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं और उस प्रॉपर्टी को खरीद भी सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं और उसको ओन कर सकते हैं। तो राइट टू प्रॉपर्टी अगर हम बोलें किसी इंडिविजुअल के पास है, नहीं है, लेकिन किसी धर्म के पास है, हाँ है। आर्टिकल 26 राइट टू प्रॉपर्टी देता है सभी धर्म वालों को, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये हमने आर्टिकल 26 पढ़ा। अब आर्टिकल 27 कहता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर, कि यहां पर फ्रीडम है कि किसी भी धर्म पे, किसी भी धर्म के प्रमोशन के लिए टैक्सेशन की आजादी, से आजादी, की आजादी नहीं, से आजादी, फ्रॉम वर्ड लिखा हुआ है कि धर्म के प्रमोशन, किसी भी एक धर्म, ए लिखा हुआ है, किसी भी एक धर्म के प्रमोशन के लिए टैक्सेशन से आजादी, यानी कि टैक्सेशन से आजादी यानी उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते। किसी भी एक धर्म को प्रमोट करना हो, किसी भी एक धर्म को बढ़ावा देना हो, तो उसके लिए आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। यानी यहां पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को या किसी को भी ये बोला गया है कि आप किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए लोगों से टैक्स नहीं वसूल सकते, या फिर लोगों से वसूला गया टैक्स किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए यूज नहीं कर सकते। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, जब मैंने बोला एक धर्म, तो एक धर्म के लिए नहीं कर सकते। क्या सभी धर्मों के लिए एक साथ करना तो कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें स्टेट को आजादी है, अगर वो किसी धर्म को प्रमोट करना चाहता है, किसी रिलीजन को प्रमोट करना चाहता है, तो एक साथ सभी धर्मों को करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें कि मान लो उसे हिंदू धर्म को देने हैं 100 रुपए अपने प्रमोशन के लिए, तो उसी के साथ साथ उसे मुस्लिम को भी देने पड़ेंगे, क्रिश्चियन को भी देने पड़ेंगे, सिख, ईसाई, सभी को, सारे धर्म को
उसको रुपए उतने ही देने पड़ेंगे, बराबर रूप से बांटना पड़ेगा। इसका मतलब हमने पहले ही पढ़ा, हमारा इंडिया सेक्युलर स्टेट है, और वो सेक्युलर स्टेट हमें कहां से पता लगा? आर्टिकल 27 से, कि गवर्नमेंट जो है किसी एक धर्म के पक्ष में नहीं रहेगी, अगर रहेगी तो सबके पक्ष में रहेगी, नहीं तो किसी के पक्ष में नहीं रहेगी। एक चीज और इसमें छोटी सी ध्यान रखना कि हम यहां से, हमें फ्रीडम दी गई है फ्रॉम टैक्सेशन, कि हम टैक्स नहीं लगा सकते, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसमें यह कहीं नहीं लिखा कि हम फीस नहीं ले सकते। फी ले सकते हैं, इसीलिए कहीं पे आप जाओगे, कहीं पे भी किसी धार्मिक संस्थान में जाओ तो एंट्री करते टाइम कई जगह पे एंट्री फीस ली जाती है, टैक्स नहीं लिया जाता, एंट्री फी ली जाती है। ये फी किस लिए होती है? ताकि उस जगह को सेफ रखा जा सके, सिक्योर रखा जा सके, सफाई रखी जा सके, तो इसीलिए फी ली जा सकती है, टैक्स नहीं लिया जा सकता। इस चीज का ध्यान रखना। ये हमें आर्टिकल 27 से पता लगा, और हमें इंडिया के सेक्युलर होने का यहां से पता लगता है। और वहीं पे इंडिया के सेक्युलर होने का एक और प्रमाण हमें आर्टिकल 28 से भी मिलता है। ये सेक्युलर इंडिया कैसे है? कैसे है? यहां पे बोला है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। यहां पर क्या बोला है कि सभी इंडिविजुअल को अधिकार है कि वो जो भी इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उसको अटेंड करना है या नहीं करना है, ये उसका अधिकार है। इसमें क्या बोला हुआ है? इसमें 4-5 चीजें जो हमें समझनी पड़ेंगी, छोटी छोटी चीजें, कि ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन, ऐसा कोई भी संस्थान जो कि स्टेट के द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा। ऐसा कोई भी संस्थान जो स्टेट के द्वारा बनाया गया है, या जिसको बनाने में स्टेट ने मदद की है, या फिर जिसको मैनेज स्टेट करता है, वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते। क्यों? क्योंकि स्टेट क्या है? सेक्युलर है। इंडिया क्या है? सेक्युलर है। तो इसीलिए वहां पे किसी भी तरह के धर्म के विचार, या फिर धर्म के, अगर हम कहें जैसे किसी एक पर्टिकुलर धर्म की प्रार्थना, धर्म से रिलेटेड कोई भी काम वहां पर नहीं किया जा सकता जो भी स्टेट के द्वारा बनाया गया है। ये चीज ध्यान रखना। लेकिन ऐसी जगह है जो सिर्फ धर्म के लिए ही बनाई गई है, जैसे कोई धार्मिक संस्थान है, आर्य समाज ने अपनी संस्था खोली, लेकिन अगर वहां जाएंगे तो वहां पे कंपलसरी हो जाएगा कि वहां पे जा रहे हैं तो उसके धर्म का पालन करना, वहां पे उसके धर्म का पालन करना। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे अगर हम देखें कहीं पे भी, अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी के किसी भी संस्थान में, इंस्टीट्यूशन में जाएं, अगर वो नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको भी नमाज पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आप अपनी मर्जी से वहां पे गए हो, तो वहां के जो रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन कोई भी ऐसी जगह है जो स्टेट के द्वारा बनाई गई है या स्टेट के द्वारा फंडेड है, वहां पर आपकी मर्जी होगी कि वहां पर अगर कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं तो आपको फॉलो करने हैं या नहीं करने हैं, वो आपकी खुद की मर्जी हो जाती है। और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन भी जो प्रॉपर स्टेट ने ही फंड किया और स्टेट ही उसे मैनेज कर रहा है, वहां पर तो इंस्ट्रक्शंस दिए ही नहीं जा सकते। जैसे सरकारी स्कूल हम देखें, सरकारी स्कूलों में किसी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं देते, ठीक है। तो इस तरह के अगर हम देखें तो ये हमारे क्या हो गए? हमारे रिलीजन के, धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। तो किस तरीके से हमें धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार मिले हुए हैं, क्या क्या मिले हुए, वो हमने समझने की कोशिश की। और 4 फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम 5वां फंडामेंटल राइट देखने वाले हैं। ये 5वां फंडामेंटल राइट क्या है? ये हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, हमें संस्कृति और शिक्षा के लिए जो अधिकार मिलते हैं वो हमें इनसे मिलते हैं। यहाँ पर कितने आर्टिकल्स हैं? तो हमें यहाँ पर 2 आर्टिकल दिखाई देंगे, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये 2 आर्टिकल हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं, आर्टिकल 29 और 23, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, जो कि हमें कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स देते हैं, संस्कृति और शिक्षा के अधिकार देते हैं। ये क्या क्या हैं, एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 29 को देखें तो यहाँ पर आपको ऊपर कुछ दिखाई देगा कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 29 और आर्टिकल 23, ये जो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं, ये कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज के राइट्स भी हम कह सकते हैं कि ये माइनॉरिटीज को मिले हुए राइट्स हैं। जो माइनॉरिटी हैं उनके राइट्स को हम कह सकते हैं ये आर्टिकल 29 और 30। तो 29 में प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, कि माइनॉरिटीज के जो इंटरेस्ट है, माइनॉरिटीज के हित हैं, उनका प्रोटेक्शन कैसे किया जाए। तो उसके लिए इसमें क्या बोला गया कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, कि सिटीजन्स का कोई भी भाग
जिसकी एक अपनी विशेष स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज है और कल्चर है। स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज है और कल्चर है। वो उसे कंजर्व रखने का अधिकार रखता है, उसके पास उसको संभाल के रखने का अधिकार है। अब संभाले कैसे? इन सब चीजों को संभाले कैसे? अपने कल्चर को, क्योंकि हो सकता है कि कई जगह पे ऐसा हो कि किसी कल्चर को फॉलो करने वाले बचे ही कुछ 10-12 हों। अब उनके बाद उस कल्चर को पहचानेगा कौन? तो उसको कंजर्व कैसे किया जाए, बचाया कैसे जाए? हो सकता है कई बार हमने देखा है कि लैंग्वेजेस, हम ट्राइबल एरियाज में जाते हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज मिलती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ट्राइबल ग्रुप छोटा होता जाता है, उनकी लैंग्वेज भी खतरे में आती है, उनकी स्क्रिप्ट भी खतरे में आती है, उनका कल्चर भी खतरे में आता है। तो उस कल्चर को कंजर्व कैसे किया जाए? तो उसमें उन सभी को राइट दिए गए हैं कि अपनी लैंग्वेज को, कल्चर को और स्क्रिप्ट को अगर आप कंजर्व करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो उसका आपके पास अधिकार है। बचाएं कैसे? अब सवाल आता है। तो उसके लिए हमें आर्टिकल 30 दे दिया गया। क्या दे दिया गया? आर्टिकल 30 कि आपको बचाने का अधिकार तो है, लेकिन बचाएं कैसे? तो इसके लिए आपको राइट ऑफ माइनॉरिटीज, कि माइनॉरिटीज के पास ये राइट है टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि आप ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित कर सकते हो और उसे मैनेज कर सकते हो जहां पर आप अपनी कल्चर के बारे में बताओ, जहां पर आप अपनी स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ाओ, जहां पर आप अपनी लैंग्वेज के बारे में पढ़ाओ, ताकि उसे आप बचा सको। तो इसके लिए आर्टिकल 30 में बोला है कि आप उन चीजों के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हो। अब मुझे बताओ कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाना है तो हमें प्रॉपर्टी चाहिए या नहीं चाहिए? कोई प्रॉपर्टी हमें एक्वायर करनी पड़ेगी, और बाई चांस बाद में स्टेट बोले कि हमें यहां से नेशनल हाईवे निकालना है और हम तुम्हें कंपेंसेशन दे देंगे, तुम हमें ये अपनी प्रॉपर्टी दे दो। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इसी चीज से बचाने के लिए, ताकि माइनॉरिटीज को बचाया जा सके, माइनॉरिटीज के राइट्स को बचाया जा सके, इन्हें भी राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं है, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी इन्हें दिया गया है। इंडिविजुअल का राइट टू प्रॉपर्टी, हमारे पास एक और अधिकार होता था, राइट टू प्रॉपर्टी सबका वापस कर दिया है, लेकिन माइनॉरिटीज के पास तो नहीं कहूंगा कि उनके पास, उन्होंने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया है, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए माइनॉरिटीज के पास आज भी राइट टू प्रॉपर्टी बरकरार है, और यह इनका एक फंडामेंटल राइट है। अब ध्यान रखना, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जब इसे पढ़ा तो थोड़ा सा अलग तरीके से लिया। इसकी हेडिंग तो बोलता है कि ये माइनॉरिटीज को अपनी अगर लैंग्वेज का, स्क्रिप्ट और कल्चर प्रोटेक्ट करनी हो तो उनके पास ये राइट है कंजर्व करने का। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने बोले सिर्फ हेडिंग मत देखो, इसमें नीचे भी देखो क्या लिखा है। यहां लिखा है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, कि अपने कल्चर को बचाने का, अपने स्क्रिप्ट को बचाने का, अपनी लैंग्वेज को बचाने का अधिकार सिर्फ माइनॉरिटीज के पास नहीं है, सबके पास है। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, कि किसी भी सिटीजन के किसी भी पार्ट को, किन्हीं भी सिटीजन्स को अगर ये लगता है कि उनकी लैंग्वेज खतरे में, स्क्रिप्ट खतरे में है, या फिर अगर उनकी कल्चर खतरे में है, तो वो भी अपने कल्चर को, स्क्रिप्ट को, लैंग्वेज को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये सबके पास है। लेकिन ध्यान रखना, आर्टिकल 29 सबके पास है, लेकिन आर्टिकल 30 में सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज को राइट दिए गए हैं, ये सबके पास नहीं है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मैनेज करना, एस्टेब्लिश करना, और फिर उसमें अपने हिसाब से अपने टीचर्स उस तरह के अपॉइंट करना, ठीक है, ये चीज ध्यान रहेगी। ये सबके पास नहीं है, ये सिर्फ माइनॉरिटीज के पास है। 29 सिर्फ और सिर्फ किसको देखेंगे? वहां पे सिर्फ माइनॉरिटीज को नहीं देखेंगे, वहां पे एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स भी लिखा हुआ। अब इसमें एक और चीज ध्यान देना है कि हम काफी देर से माइनॉरिटीज कर रहे हैं। ये माइनॉरिटीज क्या होती है? इस माइनॉरिटीज के ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी साइलेंट है कि माइनॉरिटीज कौन है। इसको डिफाइन नहीं किया गया है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कि माइनॉरिटी कौन होते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं इससे मतलब निकाल लेते हैं कि माइनॉरिटी कौन रहेंगी। माइनॉरिटी दो तरह की हो सकती है। हमने जो 29 और 30 से मतलब निकाला वो ये निकाला कि माइनॉरिटी दो तरह की हो सकती हैं, या तो रिलीजियस माइनॉरिटी, कि धर्म के हिसाब से माइनॉरिटी जो है, यानी किसी धर्म के लोग अगर कम है तो माइनॉरिटी में हो गए, या फिर लैंग्वेज के आधार पर माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी दो तरह की हैं, एक तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटी, ये दो तरह की माइनॉरिटी होंगी। ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो इसी में
ध्यान रखना कि जब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जब बनाएंगे तो 29 में एक और बात कही, 29 में एक और बात कही कि अगर आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई भी बना लिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई भी बना लिया, कहां बनाएंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? आर्टिकल 30 के हिसाब से। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपने बना लिया है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, तो उस टाइम पे आप किसी भी सिटीजन को, इंडिया के किसी भी सिटीजन को आप उसमें एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकते, ये कह के कि हमने अपने धर्म को बचाने के लिए बनाया है। अरे भाई, आपका धर्म फैल ही तो रहा है, आपकी स्क्रिप्ट फैल ही तो रही है, आपकी लैंग्वेज को और लोग सीखेंगे तो उससे खतरे में नहीं आएगा, उससे वो बचेगा। तो इसीलिए यहां पर अगर स्टेट की मदद ली है आपने इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बनाने में, तो आप किसी भी सिटीजन को यहां पे एडमिशन मना नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 29 में एक एडिशनल बात लिखी गई है। ठीक है, तो हमने आर्टिकल 29 और 30 देखे कि किस तरीके से कल्चरल और एजुकेशन राइट्स किसके, जिनके खतरे में है, माइनॉरिटीज के राइट्स को कैसे बचाया जाए, वो हमें आर्टिकल 29 और 30 से पता लगता है। तो हमारी आज की जो हमने देखना था एक राइट, कल्चरल और एजुकेशन राइट्स, ये हमने देखे 29 और 30 कवर किए। एक राइट और बचता है, उसको हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। और इसी के साथ एक और बात कि जिसको अभी भी कोई भी डाउट रहता है इसमें, कहीं पे भी अगर डाउट है या कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो कमेंट बॉक्स में डाल के हमसे पूछ सकता है, तो हम उसे क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। फंडामेंटल राइट्स पे हम पहुंचे हुए और 5 फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। आज हम 6th फंडामेंटल राइट को करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि मैंने पहले ही आपको जब फर्स्ट वीडियो इसका किया था तो उसमें बताया था कि हमारे पास इनिशियली 7 फंडामेंटल राइट्स थे। उनमें से एक जो फंडामेंटल राइट जो हमारे पास आज अवेलेबल नहीं है, वो है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी। ये राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार जो हमारा था, ये 7th हम कहेंगे कि हमारा पहले होता था लेकिन आज नहीं है, इसको डिलीट कर दिया गया है। ये राइट टू प्रॉपर्टी हमारे आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है, 31 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 30 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके अगला जो आर्टिकल है 31, वो था राइट टू प्रॉपर्टी। तो इसको बिना बताए आगे निकलना ठीक नहीं था, तो इसीलिए मुझे इसको भी बताना पड़ा कि ये डिलीट कर दिया गया है। और यही राइट टू प्रॉपर्टी एक और आर्टिकल में एक बार लिखी गई थी 19(1)(f) में, तो ये भी डिलीट कर दिया गया है। ये सारे राइट टू प्रॉपर्टी के आर्टिकल्स हैं डिलीट करके, कौन से 44th अमेंडमेंट 1978, इस अमेंडमेंट के द्वारा इस आर्टिकल को डिलीट कर दिया गया, जो कि आर्टिकल 31 में था। लेकिन डिलीट कर दिया, क्या हमारे पास अब कोई राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है? अभी भी है। अब ये राइट टू प्रॉपर्टी हमारे आर्टिकल 300A में लिख दिया गया है, यहां से उठा के 300A में लिख दिया। तो इससे क्या फर्क पड़ा? क्योंकि आर्टिकल 31 फंडामेंटल राइट में आता है, और फंडामेंटल राइट को अगर कोई तोड़े तो आप कोर्ट जा सकते हो। तो इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां से इसको हटा के निकाल के कहां रख दिया गया? आर्टिकल 300A में। अब कॉन्स्टिट्यूशन में तो है, वहां पे भी लिखा हुआ है राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, वहां पे भी लिखा गया है कि आपको आपकी मर्जी के बिना आपकी प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं किया जा सकता। यू कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ योर प्रॉपर्टी, ठीक है, अनलेस अथॉरिटी और बाय लॉ। ठीक है, बिना लॉ के आपको आपकी अथॉरिटी आपकी प्रॉपर्टी से नहीं निकाला जा सकता। ये लिखा हुआ आर्टिकल 300 में। तो क्या मैं कहूंगा कि आज भी हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी है? हाँ है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है आर्टिकल 300A में। तो हमें राइट टू प्रॉपर्टी अब यहां मिला हुआ है। ठीक है, ये तो हमने की आर्टिकल 31 की बात। अब हम करते हैं हमारा जो सिक्स्थ फंडामेंटल राइट, ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार। उपचार, रेमेडी की जरूरत कब पड़ती है हमें? सबसे पहली चीज कि हमें किसी भी चीज की रेमेडी की या उपचार की जरूरत कब पड़ती है? जब कोई चीज खराब हो जाए। कोई चीज खराब हो जाए, कोई चीज मान लो जैसे चोट लग जाए, तब हमें जरूरत पड़ेगी उपचार की। ऐसे ही हमारे फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई नुकसान पहुंचाए, हमारे फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई चोट पहुंचाए, हमारे फंडामेंटल राइट्स को अगर छीनने की अगर कोई कोशिश करे, तो हमें उसका उपचार ढूंढना पड़ता है। और वो उपचार हमें आर्टिकल 32 देता है, जो कि हमारा 6th फंडामेंटल राइट है। ये हमारा आर्टिकल हो गया आर्टिकल 32।
जो हमें संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का राइट देता है। ये रेमेडी मिलेगी कैसे? यहां पर लिखा हुआ आर्टिकल 32 में, अगर आपके फंडामेंटल राइट को कोई भी चोट पहुंचती है तो आप उपचार करवा सकते हो। आप डॉक्टर कौन उपचार करने के लिए? आपको चोट लगती है तो आप जाओगे डॉक्टर के पास, लेकिन फंडामेंटल राइट को चोट लगी है तो इसका डॉक्टर कहां से आएगा? तो इसका डॉक्टर हमने बनाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट को। किसको? सुप्रीम कोर्ट को। कि सुप्रीम कोर्ट के पास आप जाओ, सुप्रीम कोर्ट के पास आप जाओ, अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप किसके पास जा सकते हो? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो कि डॉक्टर साहब हमारा ये फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया। ठीक है, वैसे मैं बता रहा हूं कि चोट लग जाए तो हम डॉक्टर साहब बोलते हैं, वैसे सुप्रीम कोर्ट में आप जाओगे और अपने इस फंडामेंटल राइट के लिए अपना राइट को वापस मांगो कि ये मेरा अधिकार है और ये अधिकार मुझे वापस दिया जाए। और ये अधिकार हमें कहां से मिला? आर्टिकल 32 से, जो खुद एक फंडामेंटल राइट है। यानी सरकार चाह के भी इसको भी नहीं छीन सकती। कि ऐसा नहीं है कि आप ये अगर मान लो 32 को ही डिलीट कर दिया जाए तब आप किसके पास जाओगे? आर्टिकल 32 को अमेंड करके डिलीट कर दिया जाए तब किसके पास जाओगे? आर्टिकल 32 को डिलीट ना किया जाए, इसीलिए हमने इसको भी खुद एक फंडामेंटल राइट बनाया हुआ है। आर्टिकल 32 को या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी खुद भी अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये राइट किसको दिया हुआ है? सुप्रीम कोर्ट को, कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है वो आपके पास आएगा मांगने के लिए कि मुझे मेरे फंडामेंटल राइट वापस दिलवाओ, और आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपको अधिकार, ये अधिकार है उनका। और कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आपको करनी पड़ेगी, ये उपचार आपको करना पड़ेगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को हम बोलते हैं डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी बोला जाता है। और अगर ये राइट ना हो, फिर किसी राइट की कोई अहमियत नहीं रह जाती, किसी भी राइट को कभी भी छीना जा सकता है। इसीलिए डॉक्टर BR अंबेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था तो इस राइट को, आर्टिकल 32 को बोला था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है। अगर ये नहीं तो किसी के पास कोई राइट मिलने का कोई वजूद ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये जरूरी आता है। अब सवाल आता है कि ये उपचार करेगा कैसे? सुप्रीम कोर्ट उपचार करेगा कैसे? सुप्रीम कोर्ट इसकी रेमेडीज करेगा कैसे? तो इसका उपचार करने के लिए, हमारे फंडामेंटल राइट हमें वापस दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कुछ स्पेशल पावर दी गई हैं। उन पावर्स को हम बोलते हैं रिट्स। सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देने की कुछ पावर्स हैं। हमारे फंडामेंटल राइट हमें वापस दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देने के कुछ पावर्स हैं, उन्हें हम बोलते हैं रिट्स। और ये रिट्स कहां से मिली? इसे आर्टिकल 32 से। ये याद रखना, ये रिट्स कहां से मिली? आर्टिकल 32 से। रिट्स क्या है? एक टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ऑर्डर होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से आते हैं, उसे हम रिट्स बोलते हैं। और ये ऑर्डर देने की पावर आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट को मिली है कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप ये ऑर्डर इशू करो। ये ऑर्डर अगर हम देखें, ये 5 तरह के होते हैं। इनको एक एक को समझना बड़ा जरूरी है। पहला क्या है? मैं आपको सिर्फ ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस देते जाऊंगा। पहला है हैबियस कॉर्पस। और इसका मतलब क्या होता है? टू हैव द बॉडी ऑफ। इसका मतलब क्या है कि मान लो किसी ने किसी को गिरफ्तार कर लिया या फिर किसी ने किसी को अपनी कैद में रख लिया, तो उसका क्या हुआ? उसका फ्रीडम जो है खतरे में है, कहीं ना कहीं उसकी फ्रीडम खतरे में, लिबर्टी खतरे में, लाइफ खतरे में है। तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट कौन सी रिट इशू करेगा? उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट इशू करेगा हैबियस कॉर्पस। कौन सी रिट? हैबियस कॉर्पस। और हैबियस कॉर्पस जिस भी रिट के ऊपर होगा तो उसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, कि मुझे इसको मेरे सामने पेश करो। यानी जिसको भी बंदी बनाया गया है, जिसको भी गिरफ्तार किया गया, उसको मेरे सामने पेश करो कि उसकी लाइफ और लिबर्टी क्यों छीनी गई है, मैं पूछूंगा। अगर वैलिड है तो ठीक है, नहीं तो उसको आजाद करना पड़ेगा। तो ये है हमारा टू हैव द बॉडी ऑफ, कि उसको मेरे सामने पेश करो जिसको भी बंदी बनाया गया है। तो हैबियस कॉर्पस इस केस में होता है। सेकंड है मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, कि हम ऑर्डर देते हैं, हम कमांड करते हैं। लेकिन ये ऑर्डर देने की मजबूरी क्यों पड़ी? सुप्रीम कोर्ट क्यों ऑर्डर दे रहा है? क्योंकि अगर कोई
डिफाइंड ड्यूटी, अगर किसी की कोई ड्यूटी डिफाइंड है कि आपको ये करना है, अगर वो अपनी ड्यूटी को नहीं कर रहा है तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट बोलेगा ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम्हें करनी है और इसके लिए हम तुम्हें कमांड देते हैं, हम तुम्हें मैंडेमस दे रहे हैं। मैंडेमस ये है, इस रिट का नाम होता है मैंडेमस, और ये मैंडेमस की रिट बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आप पुलिस स्टेशन जाओ, आपकी एफआईआर ना लिखी जाए, एफआईआर लिखना उनकी ड्यूटी है, लेकिन अगर वो नहीं लिख रहे हैं तो आप इसके लिए कोर्ट जा सकते हो, और कोर्ट कौन सी रिट इश्यू करेंगे? मैंडेमस। और रिट इश्यू करने की पावर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है अभी तक, ये ध्यान रखना। इसको किसी और कोर्ट को भी दिया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, लेकिन अभी सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट इश्यू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट करेगा आर्टिकल 226 के अंदर, और हाई कोर्ट करता है सुप्रीम कोर्ट करेगा आर्टिकल 32 के अंदर, और हाई कोर्ट करेगा 226 के अंदर। ये मैं सुप्रीम कोर्ट को बता रहा हूं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तब रिट इश्यू करता है, हाई कोर्ट किसी भी चीज के लिए कर सकता है। तो ये मैंडेमस किस लिए? अगर किसी को कोई ड्यूटी बताई गई है, वो ड्यूटी करने से मना कर दे तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम करो। क्यों करो? क्योंकि हम कमांड कर रहे हैं, हम तुम्हें ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। फिर अगला है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन है टू फॉरबिड, किसी को किसी काम को करने से रोकने के लिए। ध्यान रखना, ये प्रोहिबिशन और सर्चियोररी, ये दोनों रिट्स जो हैं, प्रोहिबिशन सर्चियोररी, ये दोनों रिट्स जुडिशियल सिस्टम के लिए हैं। कहां पर? अपने से छोटे कोर्ट्स को ये सुप्रीम कोर्ट रिट्स इश्यू कर सकता है। पहला है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन यानी किसी काम को रोकने के लिए। ध्यान करो, मैंडेमस में हमने बोला किसी काम को करने के लिए ये ऑर्डर दिया जा रहा है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट दे रहा है किसी काम को रोकने के लिए। किसके लिए? टू फॉरबिड। और किस काम को रोकने के लिए? कि मान लो कोई कोर्ट, हर कोर्ट की अपनी एक लिमिट होती है, हर एक कोर्ट की अपनी एक लिमिट होती है कि वो किस लेवल तक की सजा दे सकता है, किस लेवल तक की सुनवाई कर सकता है। अगर किसी को लगता है कि कोई कोर्ट अपनी लिमिट से बाहर जाके काम कर रहा है तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट उसको कौन सी रिट इशू करेगा? प्रोहिबिशन करेगा। प्रोहिबिशन करेगा कि रुको, ये तुम्हारी लिमिट के बाहर की चीज है, ये तुम्हें नहीं करनी है, ये तुम अपने से ऊपर वाले कोर्ट को भेजो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रुकने के लिए बात की, ये प्रोहिबिशन है। अगला है सर्चियोररी। ये कौन सी रिट है? ये वो ऑर्डर्स हैं, ये वो रिट्स हैं सर्चियोररी कि जहां पर किसी कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया है तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट उसको सर्टिफाई करता है, वेरीफाई करता है। तो सर्चियोररी का मतलब होता है टू सर्टिफाई। वो सर्टिफाई करता है कि इसने जो ये ऑर्डर दिए हुए हैं ये अपनी लिमिट में रह के दिए हैं, और अगर कोई गलत है तो हम इसको सही करेंगे, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट है सुप्रीम कोर्ट का कि ठीक है, इसने जो दिए हैं मेरे पास भेजो, मैं इसे सर्टिफाई करूंगा। जो भी ऑर्डर अगर किसी ने भी दिए हैं कोर्ट ने, छोटे कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा? अपने ऑर्डर्स मेरे पास भेजो, मैं सर्टिफाई करूंगा कि तुमने ये काम सही किया है या गलत किया है। तो ये होता है सर्चियोररी। और लास्ट होता है को वारंटो, और को वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट वारंट, कि किस वारंट से, किस हैसियत से, बाय व्हाट वारंट। इसका बाय व्हाट वारंट मतलब यहां पर क्वेश्चन पूछता है कि किस अथॉरिटी से आप ये काम कर रहे हो। मान लो अगर कोई अपने ऑफिस का दुरुपयोग कर रहा है तो उसको ये पूछा जा सकता है कि तुम्हारे पास तो इसकी अथॉरिटी नहीं है, तो तुम किस अथॉरिटी से अपने इस ऑफिस का यूज कर रहे हो। यानी ऑफिस का दुरुपयोग अगर हो रहा है तो उस टाइम पे को वारंटो इशू किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि किस अथॉरिटी से तुम ये कर रहे हो, क्या वारंट है तुम्हारे पास। तो ये सारी सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं जो हमने पढ़ी, और ये आर्टिकल 32 हमारा सिक्स्थ फंडामेंटल राइट, ये भी खत्म होता है। फंडामेंटल राइट्स हमने 6 के 6 कंप्लीट किए। अभी एक छोटा सा डाउट आपके मन में आया होगा कि मैंने जब फंडामेंटल राइट्स को शुरू किया था तब मैंने बताया था फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट 3 में लिखे गए हैं, और आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक यानी आर्टिकल 12 to 35 तक लिखे गए हैं, और मैंने आर्टिकल 32 में ही 6 के 6 राइट्स कंप्लीट कर दिए। अब बाकी के 3 आर्टिकल किस लिए कि 33, 34 और 35 कहाँ गए? उन्हीं 33, 34 और 35 को हम आज देखेंगे कि ये क्या कहते हैं। 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट हैं, लेकिन 14 को अगर हम देखें, आर्टिकल 14 से शुरू करें, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक यहाँ पर एक्चुअल में राइट्स जो हमारे 6 के 6 हैं वो लिखे गए हैं। इसके अलावा इन राइट्स के ऊपर क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, इन राइट्स को कैसे छीना जा सकता है, वो हमें 33, 34 और 35 में बताया जाएगा। ठीक है, वही चीजें हम सीखेंगे कि 33 में क्या है, 34 में क्या और 35 में क्या है। तो सबसे पहले 33 को शुरू करते हैं।
33 में क्या लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को। किसके? जो भी आर्म्ड फोर्सेस के जितने भी एम्प्लॉय हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जितने हैं, पुलिस फोर्सेस में जितने हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज में जितने हैं, एनालॉगस फोर्सेस में जितने हैं, इन सब के फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। लेकिन कौन कर सकता है? ये जरूरी है। इसको किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा। क्या ऐसा कभी हुआ है? क्या पार्लियामेंट ने कभी कभी किसी का राइट रेस्ट्रिक्ट किया है? हाँ, किया है। सभी के अपने अपने एक्ट्स हैं। एयरफोर्स के लिए एयरफोर्स एक्ट है, आर्मी के लिए आर्मी एक्ट है, नेवी के लिए नेवी एक्ट है, पुलिस फोर्स के लिए पुलिस फोर्सेज एक्ट है। हर एक के लिए अपने अपने एक्ट बनाए हुए हैं जिसके अंतर्गत कुछ फंडामेंटल राइट्स को ऑलरेडी रेस्ट्रिक्ट किया गया है। कुछ फंडामेंटल राइट्स को, सभी को नहीं, कुछ एक को किया है। सारे फंडामेंटल राइट रेस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ एक को ऑलरेडी किया हुआ है। जैसे राइट टू स्पीच हमने आर्टिकल 19 में देखा, तो हर जगह कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, जो कुछ सीक्रेट चीजें हैं वो नहीं बोलनी है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन आर्टिकल 19 में ही हमने पढ़ा था कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, हम एसोसिएशन बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं बना सकते क्योंकि ये देश की सिक्योरिटी का सवाल है। और देश की सिक्योरिटी के खिलाफ आप एसोसिएशन बना के बैठ जाओ, वहां कहीं इमरजेंसी है और आप एसोसिएशन बना के बैठ जाओ कि नहीं हम नहीं जा रहे, हम तो धरने पे बैठे हुए, तो ये सारी चीजें अलाउड नहीं है। तो इसीलिए यहां पे फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट भी किया गया है। ठीक है, तो हमारा आर्टिकल 33 कहता है कि पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को। किसके फंडामेंटल राइट्स को? जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज, आर्म्ड फोर्सेज हैं, पुलिस फोर्सेज हैं, उनका। ठीक है, क्या किया गया है? हाँ, किया गया है। अलग अलग एक्ट सबके बने हुए हैं आर्म्ड फोर्सेज के। हम देख सकते हैं कि अलग अलग एक्ट जैसा मैंने बताया वो बने हुए हैं। आर्टिकल 33 था। 34 को समझते हैं। 34 में बोला है कि फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है या फंडामेंटल राइट्स अप्लाई नहीं होंगे जहां पे भी मार्शल लॉ लग जाएगा। क्या लग जाएगा? जहां पे भी मार्शल लॉ लगेगा वहां पे फंडामेंटल राइट्स रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वहां पे फंडामेंटल राइट नहीं लगते। किसी भी के भी सिटीजन का हो या कोई भी वहां पे रह रहा हो उस एरिया में, उसके फंडामेंटल राइट काम नहीं करते अगर किसी एरिया में मार्शल लॉ लगा हुआ है। अब यहां पर एक छोटा सा डाउट सबके दिमाग में आएगा कि मार्शल लॉ क्या होता है। अभी तक हमने देखा होगा कि कई एरिया में, न्यूज में हमने सुना होगा अफ्स्पा लगा हुआ है। अफ्स्पा यानी कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ये कई जगह पे आपने लगा हुआ देखा होगा। ये अफ्स्पा क्या मार्शल लॉ है? नहीं, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। अफ्स्पा में हम मिलिट्री को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए थोड़ी सी ज्यादा पावर दे देते हैं। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट में क्या होता है कि किसी एरिया में डिस्टरबेंस है तो हमें वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आर्म फोर्सेस को थोड़ी सी ज्यादा पावर इस एक्ट के तहत मिल जाती है। लेकिन मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ का मतलब होता है मिलिट्री रूल। क्या होता है? मिलिट्री रूल। बेसिकली किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन चलता कैसे है? प्रशासन में हेड कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या फिर कलेक्टर, जिसे हम बोलेंगे डीसी, जिसे हम बोलते हैं डिप्टी कमिश्नर, या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, या फिर डिप्टी कलेक्टर भी हम जिसे बोल देंगे। डीसी सबसे ऊपर होता है। क्या डीसी आर्म्ड फोर्सेस का आदमी होता है? नहीं, वो सिविलियन, तो उसे हम बोलते हैं सिविल रूल, जिसे हम बोलते हैं। जहां पर एक सिविलियन रूल कर रहा है। सिविलियन कौन होता है और मिलिट्री कौन होता है? जो मिलिट्री पर्सन नहीं है वो सिविलियन कहलाया जाता है। ठीक है, बड़ा डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस है। जो मिलिट्री का नहीं है वो सिविलियन है। तो बेसिकली हर जगह पे सिविल रूल चलता है। लेकिन जहां पे भी लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो जाए कि सिविल रूल से वो ना संभले, तो वहां पे डीसी या फिर डिप्टी कमिश्नर या डिप्टी कलेक्टर को हटा के मिलिट्री के किसी आदमी को बैठा दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा कि वहां पे रूल किसके अंडर आ गया है? मिलिट्री के अंडर। तो उसको हम बोलेंगे मिलिट्री रूल, और वही मार्शल लॉ होता है। और मार्शल लॉ कहां पे लगाया जाएगा? जहां पे सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाए। वार के टाइम पे, किसी ने हमला कर दिया उस टाइम पे, घुसपैठ के टाइम पे। ठीक है, तो ऐसी जब कंडीशन आ जाए तो उस टाइम पे मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। और मार्शल लॉ का मतलब है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का अब कोई फंक्शन नहीं रह गया है, सारा का सारा फंक्शन मिलिट्री के अंडर आ जाएगा। इसको मिलिट्री रूल भी बोल सकते हैं। अब यहां पर जब मिलिट्री रूल लग गया है, वहां पर किसी का फंडामेंटल राइट काम नहीं करेगा। मिलिट्री को अनलिमिटेड पावर मिल जाती है। उनको यहां तक की भी पावर मिल जाती है कि वो
किसी को गोली भी मार सकते हैं, किसी को चाहे कोई सिविलियन हो चाहे कोई भी हो। तो यहाँ पर अनलिमिटेड पावर मिल जाती है। और इंडिया में क्या कभी मार्शल लॉ लगा आज तक? तो इंडिया में आज तक कोई भी मार्शल लॉ अभी तक नहीं लगा है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारा आर्टिकल 34 कहता है कि जहां पे भी मार्शल लॉ लगेगा वहां पे लोगों के फंडामेंटल राइट हम छीन सकते हैं, वहां पे लोगों के फंडामेंटल राइट रेस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं। वहां पे ये नहीं बोल सकते कि हमारा ये फंडामेंटल राइट है तो मिलिट्री आके हमसे कुछ पूछताछ नहीं कर सकती। यहाँ पे मिलिट्री के पास अनलिमिटेड पावर हो जाती है और इनके फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और, एक वर्ड को और मैं बताना चाहूंगा, इंडेमनीफाई कर दिया जाता है मिलिट्री के ऑफिसर्स को, कि मिलिट्री के द्वारा कोई भी किया गया एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा किया गया एक्ट माना जाता है कि पार्लियामेंट ने वो एक्ट किया गया है। ठीक है, तो इंडेमनीफाई हो जाता है वो चीजें। ठीक है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। चलो अब लास्ट आर्टिकल हमारे फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 35, ये क्या कहता है कि जो अलग अलग फंडामेंटल राइट हमने पढ़े, अलग अलग फंडामेंटल राइट हमने पढ़े 14 से लेकर 32 तक, या 33 भी पढ़ा, 34 भी पढ़ा, 12 भी पढ़ा, 13 भी पढ़ा, जितने भी फंडामेंटल राइट पढ़े उनमें कई जगह पे हमने ये बोला कि पार्लियामेंट ये कर सकती है, पार्लियामेंट ये कर सकती है, पार्लियामेंट ये कर सकती है, हर जगह बोला। अब वो पार्लियामेंट को वो चीज करने के लिए पावर मिलती है 35 से, कि पार्लियामेंट जहां पे भी पार्ट 3 में या फंडामेंटल राइट में जहां पे भी ये वर्ड हमने लिखा है कि दिस कैन बी डन बाय पार्लियामेंट, अब उसको वो चीज करने के लिए पावर हमें मिलती है आर्टिकल 35 से। तो पावर टू मेक लॉज, कि उस चीज के ऊपर लॉ बनाए जा सकें कि फंडामेंटल राइट में कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं उनको इफेक्ट में लाने के लिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आर्टिकल 16 में हमने पढ़ा था कि रेजिडेंस को एक क्राइटेरिया बनाया जा सकता है किसी स्टेट में नौकरी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। अब वो कौन बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट। एक चीज ध्यान रखना कि पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट के ऊपर कोई भी लॉ बनेगा तो पार्लियामेंट बना सकती है, चाहे वो स्टेट लिस्ट में लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने आर्टिकल 16 का एग्जांपल लिया कि रेजिडेंस एक क्राइटेरिया बनाया जा सकता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, कौन बना सकता है? पार्लियामेंट। तो यहां पे उसको पावर मिल गई कि वो बना सकती है, पार्लियामेंट इसके ऊपर लॉ बना सकती है। उसके बाद देखें आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को एब्रोगेट करना है, तो उसके लिए रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, एब्रोगेट करने के लिए क्या करना है? एक लॉ भी बनाना पड़ेगा। वो लॉ कौन बना सकता है? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने ये वाला आर्टिकल यूज करके एक और अलग से एक्ट बनाया। आर्टिकल 23 को इंप्लीमेंट करने के लिए एक एक्ट बनाया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट इश्यू कर सकते हैं। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है रिट इशू करने की, लेकिन वहीं पे यह भी लिखा हुआ आर्टिकल 32 में कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो किसी और कोर्ट को भी यह पावर दे सकती है। अब वहां लिखा है पार्लियामेंट चाहे, और 35 में लिखा है कि पार्लियामेंट इसके ऊपर लॉ बना के किसी और को पावर दे सकती है। उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 33 में हमने लिखा, 33 में छोटा सा एग्जांपल हम यही देखें, 33 में लिखा कि पार्लियामेंट कैन रेस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट। कैसे करेगी? आर्टिकल 35 को पढ़ के यहां से लॉ बनाएगी। तो पार्लियामेंट को लॉ बनाने की पावर मिल गई 33 को इंप्लीमेंट करने के लिए। पार्लियामेंट को लॉ बनाने की पावर मिल गई 34 को इंप्लीमेंट करने के लिए। क्या? कि मार्शल लॉ जहां है वहां फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट करना है, तो इसके लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। कहां से? आर्टिकल 35 से। तो ये हमारा आर्टिकल 35 था। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे यहाँ खत्म होते हैं। तो हमारी वीडियो सीरीज अगर आपको पसंद आ रही हो तो इन्हें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कोई भी कमेंट हो, आपको कोई भी डाउट हो, या किसी और तरीके से आप इसे पढ़ना चाहते हो, आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे आगे के आर्टिकल्स को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।